ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए केस सिनेरियो 22 ये करना है अगेन। इसके पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। पहला पूछा है क्वेश्चन, पेज नंबर आप कहां पे आ गए? 68 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट टू जॉब वर्क। गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजा है तो जॉब वर्क के प्रोविजन आपको याद आने चाहिए। ओके, बाकी डिटेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस आप आइडिया लेते जाइए। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है? इन कंटेक्स्ट ऑफ आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके प्रोविजन आपको याद आ जाने चाहिए। फिर अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिट 10 को कितना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सेक्शन 20 पर आपके पास क्वेश्चन है। पीयूएस मशीनरी का जो सप्लाई करी है बाय बाहुबली एंड द टैक्स चार्ज देयर ऑन, बाहुबली ने जो मशीनरी सप्लाई करी है उसके लिए आईटीसी अवेलेबल ऑन न्यू मोटर व्हीकल परचेज इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल, इसके आईटीसी की बात कीजिए। बस ये इतनी बातें हैं। अब मैं इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें याद दिला देता हूं और फिर हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे जी। तो अब हम करने जा रहे हैं केस सिनेरियो 22, राइट? तैयार? तो लीजिए जी। हाँ जी। ये क्या आपकी मान लीजिए कंपनी है वीटीपीएल, सूरत गुजरात में रजिस्टर्ड है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में इसके 3 यूनिट हैं, एक दर्श मुंबई महाराष्ट्र में, दूसरी कुंज सूरत गुजरात में और नित्या पुणे महाराष्ट्र में। ये जो 3 यूनिट है इसमें से दर्श जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम सप्लाई बनाती है, एग्जाम सप्लाई ये दिया करती है, तो इसलिए ये रजिस्टर्ड नहीं है। यूनिट 2 और 3 कुंज जो सूरत गुजरात में और नित्या पुणे महाराष्ट्र में, ये यहां अपने रजिस्टर्ड है। ठीक है, ओके। अब आगे बात सुनिए। क्या ये क्या, ये सर्विसेज तो इन यूनिट ने रिसीव करी हैं, लेकिन बिल इस हेड ऑफिस के नाम का आ रहा है। सर्विस एक्स रिसीव तो करी है यूनिट दर्श ने, दर्श ये आपकी यूनिट 1 है, इसने रिसीव करी है, लेकिन बिल हेड ऑफिस के नाम का आ रहा है। सर्विस वाई ये नित्या और दर्श, ये दर्श और ये नित्या, इन दोनों ने रिसीव करी है, लेकिन बिल हेड ऑफिस के नाम से आ रहा है। इनपुट सर्विस जेड ये यूनिट कुंज ने रिसीव करी है, लेकिन बिल हेड ऑफिस के नाम से आ रहा है। अगला सवाल, क्या ये हेड ऑफिस इस इनपुट सर्विसेज के टैक्स को इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? आंसर इज यस। इसके लिए से क्या करना पड़ेगा? आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर ये इनपुट सर्विस के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो इसे आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर ये क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है जी। ध्यान रहे, इनपुट सर्विसेज का ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इनपुट और कैपिटल गुड्स का नहीं। इनपुट सर्विस का क्रेडिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इनपुट कैपिटल गुड्स का नहीं। तो इनपुट सर्विस का ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और उसके लिए इसे क्या कराना पड़ेगा? इसके बाद अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है तो उसके अलावा ये एडिशनल आईएसडी वाला इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला, क्योंकि इनपुट सर्विस के टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, इसलिए आईएसडी वाला इसे एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगला सवाल सुनिए। इसमें जैसे एक इनपुट सर्विस जेड है, ये ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट क्यों है? इसने एक सर्विस कराई है मोटर बाइक की, और ये मोटर बाइक 120 सीसी की है। आपको पता हो मोटर व्हीकल 13 पैसेंजर या उससे कम वाला जो व्हीकल होता है उसका क्रेडिट ब्लॉक है। 13 पैसेंजर से कम वाले व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक है। क्या इस मोटर बाइक को भी मोटर व्हीकल में काउंट करेंगे? अगर आप मोटर व्हीकल की डेफिनेशन कवर पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने बोला 25 सीसी से ऊपर वाली बाइक मोटर व्हीकल में आएगी। तो ये तो 120 सीसी की है, तो ये 120 सीसी की है, ये 25 सीसी से ऊपर वाली है, तो इस मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक है। इस मोटर व्हीकल का क्रेडिट क्या है? ब्लॉक है। मेरा क्वेश्चन अब ये है
इसका क्रेडिट ब्लॉक है, क्या इस ब्लॉक क्रेडिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? ये जो जेड है, जेड, ये कुंज को, ये इसे क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्या? क्रेडिट सारे ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, चाहे ब्लॉक हो या अनब्लॉक हो। ब्लॉक क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे सर? उसको तो क्रेडिट मिलना ही नहीं है, उस यूनिट को अपनी कॉस्ट डिटरमाइन करनी है ना, कि जो वो गुड्स या सर्विस देती है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो डिटरमाइन करनी है। भाई अगर वो ये सर्विस खुद से कराती तो भी तो अपना खर्चा बुक करती ना, उसको अपना खर्चा बुक करना है ना, उसको वो एक्सपेंस बुक कैसे करेगी जब तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे? क्रेडिट लेना या ना लेना अलग बात है, वो यूनिट क्रेडिट नहीं लेगी, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो अपना एक्सपेंस तो बुक कर पाए, क्योंकि एक्सपेंस है ना उसका, ठीक है। तो हम उसका क्रेडिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ब्लॉक क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, यूनिट 1 ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्या इसको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे? भाई क्रेडिट सारा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो क्रेडिट ले या ना ले वो अलग बात है, आपको भैया एक्सपेंस उसको बुक नहीं करना क्या, अपना एक्सपेंस भी तो बुक करना है, तो इसलिए क्रेडिट सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चाहे वो यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो। अब सवाल, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इसके लिए हमारे को उन्होंने प्रीवियस ईयर की टर्नओवर दे रखी है। इसके लिए हमारे को उन्होंने प्रीवियस ईयर की टर्नओवर दे रखी है, तो सेक्शन 20 के हिसाब से हमें प्रीवियस ईयर की टर्नओवर, ये प्रीवियस ईयर की टर्नओवर है, इस रेशियो में हम 15, 8, 10 इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ नतीजे निकाले, क्या क्रेडिट हमें ब्लॉक क्रेडिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनरजिस्टर्ड एंटिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जो एग्जाम सप्लाई देती है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि वो अपना खर्चा बुक कर पाए, इसलिए हमें ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट सुनिएगा, ये जो इनपुट सर्विस एक्स है, ये सिर्फ दर्श वाली यूनिट ने ली है, तो क्या सभी को बांटे या सिर्फ दर्श को बांटना है? सिर्फ दर्श को ही ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिस यूनिट के लिए सर्विस ली गई है सिर्फ उसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जिस दर्श यूनिट के लिए सर्विस ली गई है तो ये उसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगला प्रॉब्लम सुनो, ये जो हेड ऑफिस जिसने आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लिया है, ये है गुजरात में, और ये दर्श है मुंबई महाराष्ट्र में, दो अलग स्टेट में है। अगर दो अलग स्टेट में है, जो आईएसडी है और जो यूनिट है, ये अगर दो अलग स्टेट में है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी वाला क्रेडिट आईजीएसटी के नाम से बांटा जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से नहीं। तो इस 1 लाख को हम दर्श को बांटेंगे, और किस नाम से बांटेंगे? हम सर्विस एक्स सिर्फ दर्श यूनिट को बांटेंगे, और ये कितना सर्विस एक्स हम इसे 1 लाख आईजीएसटी के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो सर्विस एक्स हम इसका 1 लाख क्रेडिट आईजीएसटी के नाम से इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 लाख इसे आईजीएसटी के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। नंबर दो, अब इनपुट सर्विस वाई की बात करते हैं। वाई किस किस को बांटेंगे? नित्या और दर्श, ये 2 यूनिट किया तो उन 2 को ही बांटेंगे, सिर्फ उन 2 को, सभी को नहीं, जिनसे रिलेटेड है उन्हीं को बांटेंगे। अगर कॉमन सर्विस होती सभी के लिए तो सभी को बांटते। अब यहां पर इनपुट सर्विस वाई, ये नित्या और दर्श, ये नित्या है और ये दर्श है, तो दर्श की टर्नओवर थी 15 लाख और नित्या की थी 10 लाख, तो 15:10 के रेशियो में, 15:10 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे। ये है ही आईजीएसटी, तो आईजीएसटी के नाम से ही बांटा जाएगा, आईजीएसटी तो आईजीएसटी के नाम से ही बांटा जाएगा, ठीक है। तो इस 1,20,000 ये जो जीएसटी आईजीएसटी, इसे 15:10 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए आईजीएसटी इधर, इनपुट सर्विस वाई इसे और इसे बांटनी है, ठीक है। तो इसे कितना 15:10 के रेशियो में आईजीएसटी के नाम से, ये इन दोनों को हमने बांट दिया, ठीक है जी। ओके, ये कंप्लीट आपका बढ़ गया। अब इसके बाद इनपुट सर्विस जेड, ये किसके लिए? सिर्फ कुंज के लिए है, तो ये सिर्फ कुंज को ही बांटी जाएगी, ये कुंज को ही बांटी जाएगी। इनपुट सर्विस जेड सिर्फ कुंज को ही बांटी जाएगी, अब कैसे बांटना है? हाँ जी, ये जो कुंज है ये भी गुजरात में है और ये आईएसडी भी गुजरात में है, तो अब क्योंकि दोनों सेम स्टेट में है, तो अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से ही बांटा जाएगा। डिफरेंट स्टेट होता, जैसे पहली एक्स वाली सर्विस के लिए था, तो उस केस में हमने आईजीएसटी के नाम से बांटना था, लेकिन ये जो जेड के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी क्योंकि सेम स्टेट में है, तो ये इसी नाम से ही बांटा जाएगा। ब्लॉक क्रेडिट को भी हम बांटेंगे
सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से ही बांटेंगे। तो हमारे कंक्लूजन क्या निकले, अगर आपकी आईएसडी और यूनिट दोनों सेम स्टेट में हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से ही बांटा जाएगा। अगर ये दोनों अलग स्टेट में हैं, जैसे आईएसडी गुजरात में, ये दर्श यूनिट मुंबई महाराष्ट्र में, तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के नाम से बांटा जाएगा। ठीक है, और जहां तक बात आईजीएसटी की है वो तो आईजीएसटी के नाम से ही बांटा जाता है। तो सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए हमें यह ध्यान रखना होता है। ठीक है, ओके, इतना पार्ट ये क्वेश्चन का ही है। ये मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिया और साथ में आंसर भी बता दिया एक तो। ठीक है, तो हमारे पास 22.2 पर ये 22.2 क्वेश्चन यही है। ये जो सर्विस हमने जड बांटी है, ब्लॉक क्रेडिट को भी बांटना है क्या? जी हाँ, ब्लॉक क्रेडिट को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्लॉक क्रेडिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन एलिजिबल क्रेडिट को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इन एलिजिबल क्रेडिट को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बार मैं इतना आपको दिखा देता हूं, आपकी क्वेश्चन दिखा दूं आपको वहां से, फिर जॉब वर्क का एक पॉइंट बताना है। ये जॉब वर्क वाला दिखाता चलूं, दिखा देता हूं क्वेश्चन। पेज नंबर 69 पे आएंगे, पेज नंबर 69 पे आएंगे, 22.2 इसने पूछा है पेज नंबर 69 पर। मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, साथ साथ आंसर भी हो गया। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये जो डी है ये ट्रू है। क्या है? इन एलिजिबल क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी 4000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एज इन एलिजिबल क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी 4000 ईच टू यूनिट कुंज। और आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है? आपने डिस्ट्रीब्यूट यूं किया है, इनपुट सर्विस एक्स यूनिट 1 को आईजीएसटी के नाम से बांटा था, इनपुट सर्विस वाई ये आपने रेशियो में बांटा था, दर्श की और नित्या की टर्नओवर के रेशियो में प्रीवियस ईयर की, और इनपुट सर्विस जेड ये आपने यूनिट कुंज को इनएलिजिबल क्रेडिट है ये भी बांटा है, ये भी बांटा है। और नीचे मैंने इसको डिटेल रीजन के साथ में दिया हुआ है। अब इसने क्वेश्चन पूछे थे कुछ की, इनमें से ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। डी ट्रू है। अब ए बी सी भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए में सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट 50,000 each and IGST credit 1,20,000 will be distributed as IGST credit. CGST and SGST credit of 50,000 each and IGST credit of 1,20,000 will be distributed as IGST credit. 54,000 each क्या कह रहा है ये वाली स्टेटमेंट कहीं यहां से मैच खाती दिख रही है कि नहीं? ना 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 ना, ना। तो कह रहा है 1,20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आईजीएसटी क्रेडिट, तो ये मैचिंग हमारी यहां से कहीं से नहीं दिख रही। सेकंड में देखेंगे इन एलिजिबल क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी 4,000 ईच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी, ये गलत है, ये तो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से ही बांटना था। ठीक है, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी 4,000 ईच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी of 8,000 to unit कुंज। अगेन ये जो है ये तो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से बटना था, तो हमारी स्टेटमेंट सिर्फ लास्ट वाली ही ट्रू थी। अब इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन है 22.3 कि यूनिट दर्श को कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने अभी पीछे किया ही है, जो दर्श थी दर्श डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे टोटल 1,72,000। ठीक है, चलिए वापस आता हूं एक बार स्लाइड पर। ये क्वेश्चन ही था जो मैंने आपको साथ में करा दिया यहां तक। अब इसमें कुछ और बात भी है। ये जो हेड ऑफिस है इसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है। तो ये क्या करता है, यहां तक हम डाल दे इसको जी। अब सुने, ये जयेश से परचेज करता है गुड्स और डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेज देता है। जयेश से ये परचेज करता है गुड्स और डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेज देता है। जब जॉब वर्कर के पास भेजा वो 10 अप्रैल थी, जॉब वर्कर के पास पहुंचा वो 16 अप्रैल थी। जिस दिन वो पहुंचा है वो 16 अप्रैल है,
सेलर से डायरेक्टली माल जॉब वर्कर के पास भेजा गया है। वीटीपीएल ने अपने पास रिसीव करने के बाद नहीं भेजा, उसने डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेजा है। सेलर जयेश के यहां से डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास भेजा है और फिर इस जॉब वर्कर ने जो बनाया, उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनाया, उसको वहीं के वहीं से बेच भी दिया है इस वीटीपीएल ने। लेकिन वीटीपीएल ने इसे डिक्लेयर नहीं कर रखा है एडिशनल प्लेस। यहां से इसने बेच तो दिया महिंद्रा एंटरप्राइज को। कब बेचा है? 13 अप्रैल को। ये अगले साल की 13 अप्रैल को। 16 अप्रैल को इसे रॉ मटेरियल रिसीव हुआ था, फिर उसने बनाया, अब इसको बना हुआ माल बेच दिया है। वीटीपीएल का माल है ये, इसी ने ही बेचा है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, और जीएसटी पे कर दिया है। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में कुछ बातें, जॉब वर्क के रेस्पेक्ट में कुछ बातें सुन लीजिए। जॉब वर्क होता क्या है? जब आप किसी और के गुड्स पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं, वो गुड्स किसके हैं? आपके नहीं है, किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के हैं। आप टेलर हैं, आपके पास कोई कपड़ा लेके आता है, उस पे पैंट शर्ट बना के देती हैं, किसी और के गुड्स पे आप काम करके दे रहे हैं, आप क्या है? जॉब वर्कर हैं। वो अदर पर्सन क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो अगर आप किसी और अदर रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स पर कोई काम करके दे रहे हैं, तो आप क्या है? आप रजिस्टर्ड, आप जॉब वर्क कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या प्रिंसिपल क्रेडिट ले सकता है? अगर आपने जॉब वर्क पे कोई काम कराया है, जैसे हमने कपड़ा परचेज किया, टेलर के पास भेज दिया, भाई पैंट शर्ट बना दे, तो क्या कपड़े का क्रेडिट प्रिंसिपल ले सकता है? आंसर इज यस। सेक्शन 19 कहता है, सेक्शन 19 कहता है कि प्रिंसिपल, सेक्शन 19 कहता है कि प्रिंसिपल उसका क्रेडिट ले सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने डायरेक्टली सेलर के पास भेजा है और डायरेक्टली सेलर से जॉब वर्कर के पास भेजा है बिना अपने पास लाए हुए, तो भी आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, तो भी उसका क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? ये माल वापस आना चाहिए। जो आपने जॉब वर्कर के पास भेजा, या तो वहां से वापस आना चाहिए या वहां से बिक जाना चाहिए। कितने समय में? इनपुट को 1 साल के अंदर, कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर, एक्सेप्ट मोल्डाइजिक्स। तो इनपुट 1 साल में या तो वापस ले आओ या वहां से बेच दो, या वहां से बेच दो, या कैपिटल गुड्स 3 साल में वापस ले आओ या वहां से बेच दो। अगर सॉरी, अगर आप बेचोगे विद इन इंडिया तो जीएसटी देना होगा, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी मर्जी, विद या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये एक 3 साल वाला पीरियड फर्दर एक्सटेंड हो सकता है कमिश्नर के द्वारा। 1 साल वाला पीरियड फर्दर 1 साल के लिए, 3 साल वाला पीरियड जो कैपिटल गुड्स बोला था फर्दर 2 इयर्स के लिए। ओके, अगर ये 1 साल 3 साल में अगर नहीं बेचा गया वहां से, या वहां से वापस नहीं आया, तो फिर हमने जो तुमने पहले क्रेडिट लिया था, तुमने जब जॉब वर्कर के पास भेजा था कुछ भी नहीं पे किया, तो अब हम क्या करेंगे? जिस दिन तुमने जॉब वर्कर के पास भेजा था हम सप्लाई मान लेंगे तब, तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर आपका 1 या 3 साल में वापस नहीं आया या वहां से नहीं बेचा गया, तो हम सप्लाई मान लेंगे। कब की सप्लाई मानेंगे? वो 1 साल 3 साल पहले की, जब भेजा था तब की, और तब आपको फिर टैक्स देना पड़ जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट। एक चीज आपको बता दी जाए, एक क्या, अगर आप जॉब वर्कर के पास डायरेक्टली सेलर के यहां से भेजते हैं, तब ये 1 साल 3 साल जिस दिन भेजा तब से नहीं काउंट करना, जिस दिन जॉब वर्कर ने रिसीव किया तब से काउंट करना है। अगर आपने खुद रिसीव करके जॉब वर्कर के पास भेजा, तो जिस दिन भेजा तब से 1 साल काउंट होगा। लेकिन सेलर के यहां से डायरेक्टली भेजा है जॉब वर्कर के पास, तो 1 साल 3 साल कब से काउंट होगा? जब जॉब वर्कर ने रिसीव किया तब से 1 साल 3 साल काउंट होगा। तो फिर से बता दें, जो आपने जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजे हैं उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। शर्त है 1 साल या 3 साल में आपके पास इनपुट 1 साल में, कैपिटल गुड्स 3 साल में वापस आ जाना चाहिए या वहां से बिक जाना चाहिए। अगर आ गया वापस या बिक गया तो ठीक है, नहीं तो 1 साल पहले 3 साल पहले की सप्लाई मान ली जाएगी और आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। ये हमने जॉब वर्क की बात आपको बता दी। हाँ जी, इसके बाद चलिए आगे जी, और कुछ सुन लीजिए। अब हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। क्या हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कुछ इश्यूज हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वीटीपीएल को आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस नहीं दिखा रखा है।
अब ये जो वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस दिखाना या ना दिखाने का क्या मतलब है, इससे कनेक्टेड है लास्ट वाला क्वेश्चन। सुनो क्या, अगर प्रिंसिपल जो वर्कर के प्लेस से कुछ बेचना चाहे बेच सकता है, तीन में से कोई एक शर्त फुलफिल होनी चाहिए। पहला, प्रिंसिपल ने जो वर्कर के प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस दिखा रखा हो रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन कराते समय वो प्रिंसिपल जो वर्कर के प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस दिखाए, पहला। या जो वर्कर रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 25, या जो वर्कर रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 25, जो कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। नंबर 3, या प्रिंसिपल उन नोटिफाइड गुड्स को बेचता है जो नोटिफाइड गुड्स हैं कमिश्नर के द्वारा। तीन में से कोई भी एक, या तो उसके प्लेस को एडिशनल प्लेस दिखा दो, दूसरा या फिर जो वर्कर रजिस्टर्ड हो सेक्शन 25 में, या तीसरा उन नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई करता है जो कमिश्नर ने नोटिफाई कर रखे हैं, तो फिर आप जो वर्कर के प्लेस से गुड्स बेच सकते हैं। प्रिंसिपल जो वर्कर के प्लेस से गुड्स बेच सकता है। इसने क्वेश्चन पूछा, वीटीपीएल कैन नॉट डायरेक्टली सेल द गुड्स, वो डायरेक्टली जो वर्कर के प्लेस से नहीं बेच सकता क्योंकि उसने उसे अपना एडिशनल प्लेस नहीं दिखाया हुआ। यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं भाई? ये जरूरी नहीं है एडिशनल प्लेस दिखाया हुआ हो, जो वर्कर रजिस्टर्ड है तो भी बात बन जाएगी। अगर हमने उसके प्लेस को एडिशनल प्लेस नहीं दिखाया हुआ, जो वर्कर रजिस्टर्ड हो या नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई करते हो, तो भी जो वर्कर के प्लेस हम बेच सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 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 आईटीसी लेने के लिए क्या जो वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत है? नहीं, वो तो वहां से बेचने के लिए जरूरी होता है। आईटीसी लेना या ना लेना, ये कह रहा आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस नहीं दिखा रखा। आईटीसी लेने या ना लेने से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, वीटीपीएल को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि जो वर्कर ने एक साल में माल वापस नहीं किया फ्रॉम 10 अप्रैल। ध्यान रहे, आपने डायरेक्टली सेलर के यहां से भेजा था तो 10 अप्रैल से काउंट नहीं करना। 10 अप्रैल को तो आपने भेजा था, 10 अप्रैल से काउंट नहीं करना। आपको किस दिन से काउंट करना है? जिस दिन जो वर्कर ने रिसीव किया। जो वर्कर ने रिसीव किया था 16 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल से एक साल काउंट करना है। और आपका 13 अप्रैल को वहां से माल बिक गया था, तो यहां क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। VTPL नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स क्रेडिट, हाँ ये ठीक है, क्योंकि एक साल हमें 16 अप्रैल से देखना है जिस दिन जो वर्कर ने रिसीव किया था। ओके, एक प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए और बता दें, अगर गुड्स असेंबल या इंस्टॉल होते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? कस्टमर का प्लेस जहां इंस्टॉल किया। जैसे अगर मशीन इंस्टॉल करिए, कस्टमर की साइट है सतारा महाराष्ट्र में, तो प्लेस सप्लाई क्या होगा? सतारा महाराष्ट्र। ठीक है जी। और मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक होता है अगर 13 पैसेंजर या उससे कम का मोटर व्हीकल है। ये जो 13 पैसेंजर हैं इसमें इंक्लूडिंग ड्राइवर देखते हैं, मतलब 12 पैसेंजर एक ड्राइवर, 13 टोटल। अगर 13 पैसेंजर हो, अगर 13 पैसेंजर हो प्लस एक ड्राइवर, तो फिर 14 हो गया, फिर क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 12 प्लस 1, 12 पैसेंजर एक ड्राइवर, टोटल 13 है, टोटल 13 है तो फिर क्रेडिट नहीं मिलता। 13 पैसेंजर प्लस एक ड्राइवर 14 हो गए तो क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतने के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया, ये सेम क्वेश्चन का चार्ट आपको नोट्स में बनकर दे रखा है, यही सेम। तो मैं इस क्वेश्चन को अब आपको रीड ना कराऊं, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से बनाया हुआ है चार्ट, ये जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था। मैं इस चार्ट से ही आपको दिखा देता हूं, यही चार्ट मैंने आपको वहां दिखाया था। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करा रहा हूं, सीधा सीधा यहां चार्ट से दिखा रहा हूं। पेज नंबर 68 पे आ जाइए। वीटीपीएल ये सूरत गुजरात में आईएसडी का इसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है इसके पास और इसके पास ये आईएसडी रजिस्ट्रेशन भी है। इसने इस वीटीपीएल गुजरात की 3 यूनिट्स हैं। दर्श ये मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई करती है। यूनिट 2 ये कुंज, ये रजिस्टर्ड है। यूनिट 3 नित्य, ये पुणे महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। प्रीवियस ईयर के टर्नओवर तीनों की ये लिखी हुई है।
ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहां ये इसने 3 इनपुट सर्विसेज रिसीव करी हैं। आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन है तो बिल इसके नाम क्या हुए हैं, ठीक है, बिल इसके नाम क्या हुए हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हाँ जी 5 जुलाई को इसने न्यू मोटर व्हीकल परचेज करी 13% की एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, तो 14 हो गए। 13 प्लस 1 ड्राइवर मिलाकर ये 14 हो गए, तो क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, आईटीसी मिलेगा। ये जो 13 पैसेंजर वाला व्हीकल परचेज, ये 14 पैसेंजर वाला व्हीकल परचेज किया है, 12 लाख का परचेज किया है। ओल्ड मोटर व्हीकल एक्सचेंज करी है, ओल्ड मोटर व्हीकल 4.5 लाख की एक्सचेंज करी है हमने, मतलब 4.5 लाख रुपए पुरानी मोटर व्हीकल की हमारे को मिल गए एक तरीके से। ओल्ड मोटर व्हीकल 10% वाली थी इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो इसका आईटीसी नहीं लिया होगा, इसका हमने आईटीसी नहीं ले रखा होगा क्योंकि ये 10 पैसेंजर वाली थी पुरानी, जब पहले कभी परचेज करी थी तो तब हमने इसका आईटीसी नहीं लिया होगा। ओके, 25 जुलाई को एक बाहुबली को एंगेज किया, एक कंपनी है महाराष्ट्र की, इसे बोला है मशीनरी तुम्हें 30 लाख की हमारी एक यूनिट है सतारा में, वहां इंस्टॉल करनी है, तो पीओएस क्या होगा, सतारा महाराष्ट्र। और एलओएस क्या होगा जी, एलओएस इस बाहुबली कंपनी का एलओएस भी महाराष्ट्र होगा, ये कंपनी महाराष्ट्र की है, तो इसमें एलओएस भी क्या होगा, एलओएस भी महाराष्ट्र होगा, पीओएस भी महाराष्ट्र है। ओके, सतारा इज येट टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ओके, सीजीएसटी जीएसटी के रेट हैं। फिर कहानी वही दे रखी है कि इसने गुड्स परचेज किए हैं सेलर से, डायरेक्टली जो वर्कर के पास भेज दिए हैं, जो वर्कर रजिस्टर्ड है, जो वर्कर रजिस्टर्ड है, तो जो वर्कर के प्लेस से भेज सकते हैं जी। जो वर्कर ने रिसीव किया 16 अप्रैल को, हमने कब भेजा है, हमने भेजा 10 अप्रैल को, ये वाली डेट नहीं देखनी, हमें इस डेट से मतलब है क्योंकि हमने डायरेक्टली सेलर के यहां से, जयेश के यहां से डायरेक्टली यहां भेजा है, ठीक है। वीटीपीएल हैज नो डिक्लेयर्ड, इसे एडिशनल प्लेस नहीं दिखा रखा है, ना दिखा रखा हो क्या फर्क पड़ता है, जो वर्कर तो रजिस्टर्ड है ना, 3 में से कोई भी एक बात हो, जो वर्कर रजिस्टर्ड हो या आपने इसको एडिशनल प्लेस दिखाया या फिर ये नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई होती हो यहां से, ठीक है। तो क्या ये वीटीपीएल जो वर्कर ने जो माल बनाया उसको अपने यहां से बेच सकती है जी। सेल कर दिया इसने गुड्स महिंद्रा एंटरप्राइज को 13 अप्रैल को, ध्यान रहे ये वीटीपीएल ने ही बेचा है, वीटीपीएल का माल है, कब बेचा, 13 अप्रैल को, क्या एक साल के अंदर बेच दिया जी, हमें 16 अप्रैल से काउंट करना है, विद इन 1 ईयर ये बेच दिया गया है, विद इन 1 ईयर ये बेच दिया गया है, ठीक है जी। तो यहां पर कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बाद, इतना आइडिया लेने के बाद अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, कौन सी स्टेटमेंट सही है, हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट हमें बतानी है करेक्ट है 22.1 में, हालांकि मैं करा चुका हूं, फिर भी हम फिर से देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सी सही है। जॉब वर्क के रेस्पेक्ट में गुड्स सेंड टू जॉब वर्क टू मिस्टर दिनेश, ये 4 स्टेटमेंट दिए, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको एनालिसिस के साथ दिया है। इसने पहली स्टेटमेंट बोली है वीटीपीएल को आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि इसने इसे एडिशनल प्लेस नहीं दिखा रखा है। एडिशनल प्लेस का दिखाना या ना दिखाना किसके लिए जरूरी है कि आप जो वर्कर के प्लेस से बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। एडिशनल प्लेस दिखाना या ना दिखाना इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आप आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आईटीसी तो मिलेगा, आपने उसे एडिशनल प्लेस दिखाया और ना दिखाया इससे कोई मतलब नहीं है, तो आईटीसी मिलेगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो आपने डायरेक्टली जो वर्कर के पास भेजा था आप उसका आईटीसी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो सच कंडीशन हमने लिख दिया, नो सच कंडीशन ऑफ डिक्लेयरिंग द प्रीमाइस जो वर्कर एज द एडिशनल प्लेस आईटीसी लेने के लिए। वीटीपीएल इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी एज जो वर्कर रिटर्न द गुड्स आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम, हमें 10 अप्रैल से नहीं देखना, जिस दिन, क्योंकि हमने सेलर के यहां से डायरेक्टली जो वर्कर के पास भेजा है, तो हमें ये जब जो वर्कर रिसीव किया 16 अप्रैल को उस डेट से काउंट करना, और विद इन 1 ईयर वहां पे हम बेच चुके हैं, विद इन 1 ईयर हमने बेचा है तो यहाँ पे कोई आईटीसी रिवर्सल नहीं होगा। नेक्स्ट, वीटीपीएल को रिवर्स नहीं करना क्योंकि हमें एक साल 16 अप्रैल से देखना, ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वीटीपीएल कैन नॉट डायरेक्टली सेल क्योंकि आपने उसे एडिशनल प्लेस नहीं दिखा रखा है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि जो वर्कर रजिस्टर्ड है, भाई जो वर्कर रजिस्टर्ड है तो भी बात बन जाएगी, आप वहां से बेच सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि
कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू थी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 22.3 भी हम कर चुके हैं। अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी ये भी हमारा हो गया है। बाहुबली ने जो सतारा महाराष्ट्र में मशीनरी इंस्टॉल करी थी, तो जहां इंस्टॉल करी वो पीएस होगा, वो पीएस होगा, ठीक है जी। और चूंकि इंट्रास्टेट सप्लाई थी, एलओएस भी आपका बाहुबली महाराष्ट्र का था, पीएस भी महाराष्ट्र का था, इंट्रास्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नई मोटर व्हीकल, ये जो नई मोटर व्हीकल परचेज करी थी ये 14 पैसेंजर की थी ड्राइवर मिलाकर, तो क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? जी हाँ, आईटीसी नहीं मिलता 13 पैसेंजर वाले व्हीकल का इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ये तो 13 प्लस 1 14 वाला था, ठीक है, मोर देन 13% था, तो 12 लाख की वो मोटर व्हीकल थी, 18% जीएसटी निकालेंगे, ये क्रेडिट मिल जाएगा, ये क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं इसके बाद आगे, केस सिनेरियो 23, केस सिनेरियो 23। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं केस सिनेरियो 23, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन फिर इसके बारे में कुछ नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है। हम वैसे हमारा पहला पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस होता है हम इसके एमसीक्यू पढ़ लिया करते हैं। एमसीक्यू पहला है, वैल्यू ऑफ कंपनी सप्लाई इन द यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी 32-34,000 and in the state of Goa is 18,38,000। हाँ जी, पेज नंबर 72 कह रहा है कि वैल्यू जो है पुडुचेरी में 32,34,000 की है, ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट की। थोड़ी सी बताई दूं, ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट, ये चार्ट ऊपर दिया है, एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड है, इसकी रिफाइनरी है 3 स्टेट में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में, ब्लेंडिंग प्लांट्स हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है हर मेजर स्टेट में एक है, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां कॉमन है, उनके लिए कॉमन है। अच्छा, फिर ये जो रिफाइनरी है यहां पर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके इससे 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ग्रुप ए प्रोडक्ट्स और ग्रुप बी प्रोडक्ट्स। जो ग्रुप ए प्रोडक्ट हैं इन पर जीएसटी 18% लगता है, जैसे बेस ऑयल, फर्नेस ऑयल एक्सेट्रा। ग्रुप बी प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, ये जीएसटी के दायरे में नहीं है, मतलब ये एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगे। जो जीएसटी के दायरे में नहीं है वो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगे। अच्छा, जो ये ग्रुप ए में बेस ऑयल बनाया था, फिर ये आगे भेज देते हैं ब्लेंडिंग प्लांट को, यहां बेस ऑयल से लुब्रिकेंट बनता है, लुब्रिकेंट बनता है। और इस कंपनी ने एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एक स्टेट में कई सारे यूनिट है, तो इसने एक सिंगल रजिस्ट्रेशन उसके लिए लिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा था पहला कि पुडुचेरी में इसकी ग्रुप ए वाली प्रोडक्ट की टर्नओवर है 32,34,000, ग्रुप ए वाला टैक्सेबल था। ग्रुप स्टेट ऑफ गोवा में ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी प्रोडक्ट, ये दोनों की मिलाकर टर्नओवर है 18,30,000। आपको बताना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहां कहां का लेना है। हाँ जी, हाँ जी। आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जानते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में नंबर 1 आपका टैक्सेबल सप्लाई आती है, यस। इसमें एग्जाम सप्लाई भी आती है, यस। एग्जाम सप्लाई में आपकी नील होली एकदम नॉन टैक्सेबल भी आती है जी। नॉन टैक्सेबल तो जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो इसका मतलब पेट्रोल, ये अल्कोहल, ये 5 पेट्रोल प्रोडक्ट अल्कोहल, ये क्या एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं जी। तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन निकालेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे, क्या हम टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई दोनों का टोटल देखेंगे जी। हम टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों का टोटल देखेंगे जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं। और पूरे इंडिया की इसमें और क्या क्या ऐड होता है, एक्सपोर्ट ऐड होता है, स्टॉक ट्रांसफर ऐड होता है, जीएसटी ऐड नहीं होता। ये हमें देखना है ऑल इंडिया बेसिस पर, हमें कहां देखना है, ऑल इंडिया बेसिस पर। इंटरेस्ट की इनकम यहां पर रजिस्ट्रेशन की लिमिट निकाल रहे हैं, ऐड होगी, ये ऐड होगी, ऐड होगी, ऐड होगी। अब ध्यान से सुनना एक और बात,
अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से, जो भी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है आपके लिए 10, 20 या 40, उससे क्रॉस कर गई तो आपको हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? जी हाँ, ऐसा सेक्शन 25+22 बोलता है। आपको हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कराना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। जहां से आप क्या करते हैं? जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई किया करते हैं, वहां हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब जरा मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? हमारी टर्नओवर 32,34,000 प्लस 18,38,000, इसको मिलाकर बन रही है 50,72,000, 50,72,000। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 40 लाख से ऊपर है भाई। गुड्स, अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं तो आपकी 40 लाख की टर्नओवर होती है, लेकिन ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी में आपको टर्नओवर वाली लिमिट मिलती भी नहीं है, 20 लाख मिलती है। इवन दो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 50,72,000 है। क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है? एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गई रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट से, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कहां? जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। तो हम पुडुचेरी से ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट जो कि टैक्सेबल थे, ग्रुप ए पे 18% जीएसटी था, ये वाले प्रोडक्ट तो पुडुचेरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पुडुचेरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पुडुचेरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जरा गोवा की बात करते हैं। गोवा की, गोवा से प्रोडक्ट ग्रुप ए और ग्रुप बी प्रोडक्ट दोनों बेच रहे हैं। काश सिर्फ ग्रुप बी प्रोडक्ट बेच रहे होते तो गोवा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, क्योंकि गोवा से आप ग्रुप ए प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं और ग्रुप बी भी बेच रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं। उसने बोला सेक्शन 22+25, ये दोनों मिलकर क्या बोलते थे? हमें उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में कराना है जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। चूंकि हम स्टेट गोवा से ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, मतलब टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन गोवा में भी कराना पड़ेगा, गोवा में भी कराना पड़ेगा, गोवा में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन यहीं से, इस क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आईटीसी एट्रिब्यूटेबल निकालना है, मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स निकालना है हमारे को फॉर द मंथ ऑफ जन। ये रूल 42-43 पे क्वेश्चन है। और 23.4 पढ़ेंगे अब आप। Lubricant valued at ₹10,000 has been stock transferred from the blending plant located in the state of Tamil Nadu to the refinery located in the same state. हाँ जी, अगर आपका सेम स्टेट में, अगर आपका सेम स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है, आप क्या कर रहे हैं? ब्लेंडिंग प्लांट तमिलनाडु में है, रिफाइनरी भी आपकी तमिलनाडु में, ब्लेंडिंग प्लांट आपका तमिलनाडु में, रिफाइनरी भी आपकी तमिलनाडु में है, आप कर रहे हैं स्टॉक ट्रांसफर, आपके पास सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो ये सप्लाई नहीं है, स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। सेक्शन 25(4) में लिखा हुआ था एक ही स्टेट में दो अलग रजिस्ट्रेशन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते तो डिस्टिंक्ट पर्सन होता, फिर स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई है। लेकिन चूंकि तुमने एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, क्वेश्चन में बोला था हमने एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लिया, तो तमिलनाडु में तुमने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो इस किसी एक को तुमने प्रिंसिपल प्लेस दिखाया होगा, किसी को एडिशनल प्लेस दिखाया हुआ होगा। क्योंकि ये एक ही स्टेट में है तो स्टॉक ट्रांसफर को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, तो हम स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है जी। एक और चीज सुन लीजिए, अगर गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या राइट ऑफ कर देते हो, या गिफ्ट दे देते हो, या फ्री सैंपल दे देते हो, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता, ये ब्लॉक क्रेडिट है 75H में। तो आइए जरा अब क्वेश्चन को देखते हैं। 23.4 में बोला था उसने स्टॉक ट्रांसफर किया है, तमिलनाडु में ही ब्लेंडिंग प्लांट है, तमिलनाडु में ही रिफाइनरी है, दोनों सेम स्टेट में है, आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है। चूंकि आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इसलिए इस स्टॉक ट्रांसफर को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो उसने बोला जीएसटी पेबल बताइए, निल होगा जी, क्योंकि ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। 23.5, अभी तो हमने क्वेश्चन का पैरा नहीं पढ़ा, उस बिना पैरा पढ़े ये आंसर निकलते जा रहे हैं।
ड्यू टू सडन फायर इन स्टोर रूम ऑफ रिफाइनरी लोकेटेड इन महाराष्ट्र ऑन 28 जनवरी द एंटायर क्वांटिटी ऑफ स्पेयर्स प्रोक्योर्ड इन द मंथ ऑफ जन गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो आप क्या एक्शन लेंगे? आप क्रेडिट नहीं लेंगे जी। अगर आपका ब्लॉक क्रेडिट है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट अवेल नहीं करेंगे, आप क्रेडिट अवेल नहीं करेंगे। ठीक है जी। चलिए, इसमें एक और भी ओपिनियन हो सकता था इस वाले क्वेश्चन में कि अगर आपने आईटीसी ऑलरेडी ले रखा तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन ये एमसीक्यू है तो इस पे हम कुछ और लिख ही नहीं सकते, है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हो गए, बाकी रूल 42 43 पर है। हाँ जी, ये चार्ट मैंने कहां से बनाया? जो ऊपर दे रखा है उसी से ही बनाया है। तो एक बार मैं चार्ट आपका बनवा देता हूं यहां से, फिर आप कहोगे आपने पढ़ाया ही नहीं। तो पेज नंबर 71 पर हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे चार्ट बनेगा। एबीसी पेट्रोल लिमिटेड ये बिजनेस करती है रिफाइनिंग का भी और मार्केटिंग भी करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। इसकी रिफाइनरी इन स्टेट्स में है, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, यही मैंने आपको वहां बताया था। और इसके न्यूमेरस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग ऑफिस है अक्रॉस द कंट्री। ओके, कंपनी का सेपरेट मार्केटिंग ऑफिस है एवरी मेजर स्टेट के लिए, लेकिन कॉमन ऑफिस है जो स्मॉल स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। रिफाइनरी तो इंडियन स्टेट्स में है, ठीक है, लेकिन मार्केटिंग ऑफिस मेजर स्टेट के लिए अलग अलग है और छोटे छोटे स्टेट के लिए कॉमन है। ओके, द कंपनी ऑल्सो ब्लेंड्स लुब्रिकेंट इन ब्लेंडिंग प्लांट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इसके अलावा ब्लेंडिंग प्लांट भी है, रिफाइनरी है, मार्केटिंग ऑफिस है, इसके अलावा ब्लेंडिंग प्लांट भी है। ब्लेंडिंग प्लांट कहां पर है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। एज अ पॉलिसी, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी in the state are registered under GST under one registration। एक स्टेट में हमने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सभी प्लेसेस ऑफ बिजनेस जो कि एक स्टेट में है उसके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ओके, तो जितना इसने बताया है देखेंगे, मैंने यही तो चिपकाया था। एबीसी पेट्रोलियम की रिफाइनरी भी है, ब्लेंडिंग प्लांट भी है और मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी है। अब ये आगे जो बताएगा ये देखना यहां से निकल के आएगा। Imported crude is used as input in the refinery। रिफाइनरी में हम imported crude को इनपुट की तरह यूज करते हैं और कुछ मेजर प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट इन पर जीएसटी लगता है, ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट इन पर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी का रेट क्या है वो क्वेश्चन के सबसे नीचे दे रखा है, 18% है। ग्रुप ए प्रोडक्ट पर जीएसटी का रेट कितना है? 18% है। ओके, तो ये ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट जैसे बेस ऑयल, फर्नेस ऑयल, बिटुमेन, एलपीजी। ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट जिन पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, तो ये 18% वाले हैं। और ग्रुप ए वाले और ग्रुप बी वाले जिन पे जीएसटी नहीं लगता। फिर इसके बाद बेस ऑयल्स, ये जो बेस ऑयल है जो ये ग्रुप ए वाला प्रोडक्ट है, ये फिर भेजा जाता है ब्लेंडिंग प्लांट पर जहां पर इसे ब्लेंड किया जाता है विद अदर लुब्रिकेंट्स। कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेट तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड केरला। ओके, तो पहले इतना लिख ले, हमने चार्ट में लिखा। फिर आगे कि इंपोर्टेड क्रूड रिफाइनरी में इनपुट की तरह यूज किया जाता है। इससे दो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, ग्रुप ए वाले और ग्रुप बी वाले। ग्रुप ए पर 18% है, ग्रुप बी वाले ये नॉन टैक्सेबल है। और यहां से जो बेस ऑयल बना ग्रुप ए में, इसको हम भेजते हैं ब्लेंडिंग प्लांट पर जिसमें इसमें लुब्रिकेंट ऐड किए जाते हैं। ठीक है जी, और हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन है। इतना हमने क्वेश्चन से ही लिखा। अब उसके बाद तो पूरी टेबल उठाकर चिपका दी। कह रहा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला की डिटेल थी, यही टेबल उठाकर हमने चिपका दी सेम। बस जी, चार्ट हो गया कंप्लीट। अब जीएसटी के लिए 18% है, बाकी कोई ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का निल है और आप इसके बेसिस पे आप अपनी कोई इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। आप ये सवालों के जवाब दीजिए बस जी। तो मैंने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मैंने रिफाइंड वे में लिख लिया ताकि मेरे को सीधा सीधा सिंपल सिंपल समझ में आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास रूल 42 और 43 पे क्वेश्चन है, तो मैं रूल 42 और 43 आपको याद दिला देता हूं, फिर यहां पर वापस लौट आएंगे। रूल 42, इनपुट सर्विस का यूज अगर आप सिर्फ टैक्सेबल के लिए कर रहे हैं तो आप क्रेडिट लेते हैं। हमारा इनपुट सर्विस का जितना भी टैक्स है उसे हम नाम देते हैं टी। इसमें से हटा दीजिए
कौन सा? जो अदर देन बिजनेस पर्पज से अगर कोई इनपुट इनपुट सर्विस यूज हो रही है, एक्सक्लूसिवली अदर देन बिजनेस पर्पज। जैसे मैं मान लीजिए आपने एक फोन ले रखा है एयरटेल का, उससे आप बिजनेस वाली बातें करते हैं। एक और फोन ले रखा, एक और सिम है आपके पास, उसमें जो जियो का बिल आता है वो उससे आप गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं, अदर देन बिजनेस की बातें हैं, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं लेना, आप इसमें से हटा दो। दूसरा, अगर कोई इनपुट इनपुट सर्विस आपको बिल वाइज पता है, ये एकदम सप्लाई के लिए जो होती है, उसका भी क्रेडिट हटा दो, ये नहीं लेना आपको। ऐसे अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है 17.5 वाला, वो भी आप इसमें से हटा दो। तो आप क्रेडिट लेजर में क्या लेकर जाएंगे? ये क्रेडिट लेजर में लेके जाएंगे टोटल इनपुट इनपुट सर्विस के टैक्स में से 3 चीजें हटा दी। अदर देन बिजनेस वाला क्रेडिट स्पेसिफिकली बिल वाइज पता था, वो हटा दिया। पता था ये सिर्फ गर्लफ्रेंड से बातें होती हैं, वो आपने हटा दिया। सिर्फ एग्जाम सप्लाई वाला था, एग्जाम सप्लाई में जो परचेजेज होती थी उसका क्रेडिट हटा दिया और ब्लॉक क्रेडिट हटा दिया। ये आ गया जो क्रेडिट लेजर में जाएगा। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, इसमें टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड वाला होगा और इसमें कॉमन क्रेडिट होगा। तो आप इसमें से टैक्सेबल जीरो रेटेड वाला हटा दो, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन क्रेडिट, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉमन क्रेडिट से ही लेना देना है, बाकी ऊपर वाली कहानी हमारे इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम कॉमन क्रेडिट पे आते हैं। ये जो कॉमन क्रेडिट है, इसमें अब आप निकालें जो एग्जम्प्ट से रिलेटेड है, तो एग्जम्प्ट से रिलेटेड उसे हम नाम देते हैं D1। वो कैसे निकलेगा? कॉमन क्रेडिट इनटू में एग्जम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। किस पीरियड की? उसी टैक्स पीरियड की, जिस टैक्स पीरियड के लिए आप ये निकाल रहे हैं। तो कॉमन क्रेडिट इनटू में एग्जम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ये कॉमन क्रेडिट था आपका, इनटू में एग्जम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। हाँ जी, अगर आपको उस टैक्स पीरियड की टर्नओवर नहीं मिलती है तो फिर आप लास्ट टैक्स पीरियड की देख लेंगे जिसकी टर्नओवर आपके पास अवेलेबल है। अब ध्यान रखना, एग्जम्प्ट सप्लाई एंड टोटल टर्नओवर में ये जो एग्जम्प्ट सप्लाई और टोटल टर्नओवर है, इसमें से एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST जो है ये हटा देना। हाँ जी, ध्यान दीजिए, सेक्शन 15 में जब आप वैल्यू निकालते हैं तो आप GST हटा के बाकी टैक्सेस ऐड रखते हैं, लेकिन हम यहां कह रहे हैं, ध्यान देना, जो इससे पहले हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्वेश्चन किया था, वो वाली टर्नओवर निकालने के लिए भी क्वेश्चन में दे रखी थी, उसके लिए भी आप एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST हटाते हैं। यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, रूल 42 और रूल 43, जब आप यहां पर ITC अपोर्शन निकाल रहे हैं एग्जम सप्लाई के लिए, कॉमन क्रेडिट में से आप एग्जम सप्लाई वाला अपोर्शन क्रेडिट निकाल रहे हैं, अपोर्शन कर रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे? वो आप एग्जम टर्नओवर में से एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST हटा दो। GST तो ऑलरेडी हटा हुआ होगा सेक्शन 15 के हिसाब से जब आपने वैल्यू निकाली होगी, इसके अलावा इसमें से एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST भी हटा दो। तो अगर इसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST है, वो भी इसमें से हटा दीजिए, एग्जाम सप्लाई में से भी और टोटल टर्नओवर में से भी, ठीक है जी। बस जब कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करना है, कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करना है। अब आप देखते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चन, इतना ही यूज है हमारा उस क्वेश्चन में। हाँ जी, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा ITC attributable to टैक्सेबल सप्लाई निकालिए अवेलेबल एट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ जी, ये कॉमन क्रेडिट है क्योंकि हम 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग हमारी दोनों की होती होगी, ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट की और ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट दोनों की, तो कॉमन क्रेडिट होगा मार्केटिंग वाला जी, कॉमन क्रेडिट होगा। तो कह रहा है जो महाराष्ट्र वाला स्टेट है इसके लिए निकालिए। तो हमारे पास डिटेल थी तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, केरला की। इस महाराष्ट्र के लिए मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ये वाला पॉइंट है, ये कॉमन क्रेडिट है, ये रुपीज, ये 1000 में अमाउंट दे रखे हैं, ठीक है, ये कॉमन क्रेडिट है। इसमें से मेरे को टैक्सेबल वाला निकालना है। टैक्सेबल वाला कितना होगा? तो कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई निकालेंगे। तो इस कॉमन क्रेडिट में से जो एग्जाम्प्ट वाला निकलेगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो टैक्सेबल के लिए है,
अब आप पढ़ लीजिए ऊपर से क्या दे रखा है, हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई दे रखी है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ग्रुप बी प्रोडक्ट, हाँ जी ग्रुप बी प्रोडक्ट कौन से थे, ग्रुप ए वाले टैक्सेबल वाले थे, ग्रुप बी वाले आपके ये एग्जम्प्ट वाले थे, ये एग्जम्प्ट वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई ग्रुप ए प्रोडक्ट, ये टैक्सेबल वाले थे, बिफोर ऑल टैक्सेस दे रखे हैं, ये बिफोर ऑल टैक्सेस दे रखे हैं, ये इंक्लूडिंग दे रखे हैं, ठीक है। ये तो बिफोर ऑल टैक्सेस दे रखे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें से हमें टैक्सेस हटाने पड़ेंगे, ड्यूटीज हटाने पड़ेंगे। इसमें हमें क्या हटाना पड़ेगा, ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट, वो पेट्रोल वो जो वो थे जिसपे एक्साइज ड्यूटी वैट सीएसटी लगता है, बस वही हटाना है इसमें से, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी ऑन सप्लाई ऑफ ग्रुप बी प्रोडक्ट ये बता रखी है, और वैट ऑन सप्लाई ऑफ ग्रुप बी प्रोडक्ट बता रखा है। तो ये जो एक्साइज और वैट है ये दो ये हमें क्या करने हैं, ये इसमें से इस सप्लाई में से लेस करने हैं। तो 3400 में से 1600 माइनस करना है, यहाँ पर 3400 में से 1600 माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800, ये एग्जम्प्ट वाला आ जाएगा। तो ये 1800 लेना है हमें, 3400 नहीं लेना, हमें 1800 लेना है। और टैक्सेबल वाला, ये टैक्सेबल वाला था, ये जो ग्रुप ए ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट थे ये टैक्सेबल वाले थे, तो ये हमें 200 दे ही रखा है, ये हमें 200 दे ही रखा है। फिर इनपुट सर्विस का बता रखा है, ब्लेंडिंग प्लांट पर, रिफाइनरी पर, हमें अभी मार्केटिंग के लिए बात करनी थी, और फिर कैपिटल एसेट की डिटेल दे रखी है। अब उसने हमसे पूछा था, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो कि महाराष्ट्र वाला है, उसमें हमें एलिजिबल आईटीसी टैक्सेबल सप्लाई वाला बताइए। चूंकि हम जानते हैं ये कॉमन, ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट और ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट दोनों की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये कॉमन क्रेडिट है। तो इस कॉमन क्रेडिट इनटू में एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, तो 3000 इनटू में ये 3000 में है ना ये, तो 3000 इनटू में एग्जाम कितना है जी, एग्जाम अभी आपने निकाला, ये 1600 माइनस किया था, इसमें से 1800 है, 3000 इनटू में 1800 डिवाइडेड बाय ये 200 टैक्सेबल वाला था, तो 1800 डिवाइडेड बाय 2000, ये हमारे पास आ जाएगा एग्जम्प्ट वाला, और वो आता है 2700, ठीक है। तो अब 3000 माइनस 2700 300 हो गया, 300 क्रेडिट होगा टैक्सेबल वाला। तो अब आंसर में देखेंगे हमारा 300 आंसर आ जाएगा, नीचे मैंने सोल्व करके दे ही रखा आपको। तो ये D1 निकाला हमने, 3000 इंटू में 1800 डिवाइड बाय 2000, ये 2700 आया। अब इसमें 3000 क्या था, ये कॉमन क्रेडिट था, 1800 आपने एग्जाम टर्म निकाली है, कैसे निकाली है, 3400 में से एक्साइज ड्यूटी और वैट हटाया है, तो 1800 आया। 200 हमारा 200 हमारा टैक्सेबल सप्लाई था, तो टोटल टर्नओवर हो गया 2000। बस, तो ये एग्जाम्प्ट वाला D1 जो है 3000 में से माइनस करेंगे, तो ये 300 आ जाएगा कॉमन क्रेडिट जो एलिजिबल है। ऐसे ही अब कैपिटल गुड्स के लिए निकालना है। तो अगेन कैपिटल गुड्स के लिए हमने केस सिनेरियो कल किया था, आपको याद हो, कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 डिस्कस किया था, मैं एक बार याद दिला देता हूं। हाँ जी, कैपिटल गुड्स के लिए हम क्या करते हैं जी, रूल 43 जो रेलेवेंट पार्ट है बस वही मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे कैपिटल गुड्स भी अगर सिर्फ नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज, तो क्रेडिट लो ही मत। मान लीजिए आपने जियो का फोन परचेज कर लिया, उससे आप गर्लफ्रेंड से बतियाया करते हैं, तो जियो के फोन की परचेज पे जो जीएसटी दिया होगा, ये कैपिटल गुड्स का जीएसटी है, ये क्रेडिट लो ही मत नॉन बिजनेस के लिए, या सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए तो लो ही मत। नेक्स्ट, सिर्फ टैक्सेबल या जीरोटेड सप्लाई के लिए कैपिटल गुड्स यूज करते हैं, क्रेडिट ले लो। अगर कॉमन क्रेडिट है जो इन ए और बी में कवर नहीं है, ये कॉमन क्रेडिट की बात आ गई, कॉमन क्रेडिट है तो ले लो, पूरा ले लिया। अब आप क्या करो, क्योंकि कॉमन क्रेडिट पूरा नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ टैक्सेबल वाला लेना चाहिए था, तो एग्जाम के नाम का हर महीने रिवर्स करते रहो या अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते रहो। तो एग्जाम्प्ट वाला निकालने का तरीका क्या था, इस कॉमन क्रेडिट को डिवाइड करो 60 मंथ से। 60 मंथ क्यों, क्योंकि हम मशीन की लाइफ 5 साल मानते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस हम इसकी लाइफ मानते हैं। तो आप एक काम करें, इसको आप डिवाइड करें, इस कॉमन क्रेडिट को आप डिवाइड करें 60 से, तो ये 1 महीने का आ गया। अब बस फिर वही 1 महीने का है, इनटू एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई फॉर टैक्स पीरियड, बस वही करो। फिर तो वही करना जैसे इनपुट के केस में किया था बस जी।
इतना ही हमारे लिए रेलेवेंट है जो यूज होना है, तो मैंने आपको ये याद दिला दिया। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 23.3 इससे पूछा है एलिजिबल आईटीसी एट्रिब्यूटेबल बताइए टू टैक्सेबल सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट परचेज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु फॉर द मंथ ऑफ जन। कैपिटल एसेट जो आपने तमिलनाडु में परचेज की है इसके लिए पूछ रहा है आईटीसी। हाँ जी, कैपिटल एसेट जो आपने परचेज करी है कहां? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो आइए जरा देखते हैं तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु की बात है, जो चार्ट बनाया था उसी में देख रहे हैं। इसमें कैपिटल सेट, लास्ट की दो कैपिटल सेट थी, ये वाली 12,000 की। तो 12,000 ये क्या है? टैक्स पेड है। तो मतलब इतना आपने आईटीसी लिया होगा, अभी आपने परचेज करी तो ये आपने आईटीसी लिया होगा। इसमें से आपको माइनस करना होगा, इस 12,000 में से आपको माइनस करना होगा जो एग्जम्प्ट वाला है। तो आप एक काम करो, पहले आप एक महीने का निकाल लो, डिवाइडेड बाय 60, ये कितना आ गया? 200। इनटू में एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई, ये 200 इनटू में एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड टोटल सप्लाई करेंगे। अगेन यहां पर ये हमारा एग्जाम सप्लाई इंक्लूडिंग टैक्स था। एक्साइज ड्यूटी वैट कितना है? ये मैं ब्लू पेंसिल लिखूं, ये एक्साइज ड्यूटी वैट है। ये इस 1650 में से, इस 1650 में से ये आप माइनस कीजिए, ये आप माइनस कीजिए 750। 1650 में से 750 माइनस किया तो ये आ गया 900। ठीक है, 1650 में से आपने 750 माइनस किया तो ये आ गया 900। और 100 है आपका टैक्सेबल वाला, 100 है आपका टैक्सेबल वाला। तो आप 200 इंटू में एग्जम्प्ट वाला 900 है, 900 डिवाइडेड बाय 1000 ये करेंगे तो ये कितना आया? ये आया आपका 180। तो आपने क्रेडिट लिया 12,000 का, 12,000 में से आप 180 माइनस कर दीजिए, ये आपका आएगा जो क्रेडिट आपको मिलेगा, और वो कितना होगा? 11,820। 11,820। तो आप देख लीजिए आपका आंसर। सोल्व तो करके दे ही रखा है मैंने आपको, सेम ये सोल्व करके दे रखा है नीचे। ठीक है जी, तो ये आपका केस सिनेरियो 23 कंप्लीट होता है। अब आएंगे केस सिनेरियो 24 पर। एक बार फटाफट से इसे पढ़ लीजिए, इसके एमसीक्यू जो पूछे हुए हैं वो पढ़ लीजिए एक बार। इसमें यहां क्या क्या पूछा हुआ है जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। पढ़ लिया जी। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है मशीनरी का, और नेचर ऑफ सप्लाई पूछी है। ओके, दूसरा जीएसटी लायबिलिटी पूछी है। परचेज अलग चाहिए क्या? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। जीएसटी लायबिलिटी मार्च महीने की पूछी है, मार्च महीने की डिटेल अलग चाहिए हमें। सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग इज, ये तो हमसे बिना पैरा पढ़े भी पूछा जा सकता है कि आप मशीन भी बेच रहे हैं और इंस्टॉल भी करके आ रहे हैं। मशीन भी बेच रहे हैं, इंस्टॉल भी करके आ रहे हैं, ये कंपोजिट सप्लाई है। ये क्या है जी? ये कंपोजिट सप्लाई है। दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई है, नेचुरली बंडेड है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसमें मशीन जो है ये प्रिंसिपल सप्लाई है। तो मशीन जो है प्रिंसिपल सप्लाई है, इंस्टॉलेशन जो है एंसिलरी सप्लाई है। तो ये हमारी जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो मशीन है, तो इस मशीन का रेट लग जाएगा। तो एक कंपोजिट सप्लाई, इसमें कंपोजिट सप्लाई है। टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट रिसीव्ड का, इंटरेस्ट जो हमने रिसीव किया है, जिस महीने में रिसीव किया होगा, जिस डेट को रिसीव किया होगा, वो हमारा टाइम सप्लाई होगा इंटरेस्ट का। ओके, इफ द ग्रांट ऑफ डीएपीएल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब पीछे क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी से ग्रांट रिसीव हुई होगी, यही क्वेश्चन से पता लग गया। कह रहे ग्रांट अगर गवर्नमेंट से रिसीव होगी फिर ऐड नहीं होती है,
कह रहा है और फैक्ट्स रिमेनिंग जीएसटी लायबिलिटी निकालिए। चलिए जी, अब मैं कुछ आपको इसके बारे में नॉलेज दे देता हूं, कुछ चीजें आपको याद दिला देता हूं और फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। केस सिनेरियो 24, केस सिनेरियो 24। सबसे पहले सेक्शन 15, 5 चीजें वैल्यू में ऐड होती हैं, इसमें हम बात करने जा रहे हैं 15(2)C। हाँ जी, 15(2)C। पहला, क्या इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, हाँ जी, क्या इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग इसमें ऐड होगा? जी, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ये कहां पर आ जाएगा? एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, और ये चाहे हमने ये चार्ज किया एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स की सप्लाई करते समय या गुड्स की सप्लाई करने से पहले आपने ये जो गुड्स के रेस्पेक्ट में जो ये सर्विस दी है, इसके आपने अमाउंट चार्ज किया, ये एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन में आ जाएगा। तो आप जब सप्लाई डिलीवरी दे रहे हैं गुड्स की, उस समय आपने ये सर्विस दी है, इसके पैसे आपने चार्ज किए, ये आपकी वैल्यू में ऐड होगा। नेक्स्ट, हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस, ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है यहां आ जाएगा। लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, जब आप मशीन को लोड करेंगे, लोडिंग के पैसे ले रहे हैं, हैंडलिंग के पैसे ले रहे हैं, ये इंसिडेंटल एक्सपेंस में आ जाएगा और वैल्यू में ऐड होगा, वैल्यू में ऐड होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लेट फी जिस महीने में रिसीव होगा उस महीने में टैक्सेबल होगा, जिस महीने में रिसीव होगा उस महीने में टैक्सेबल होगा, वैल्यू में ऐड होगा। नेक्स्ट, ग्रांट या फिर सब्सिडी, ये गवर्नमेंट से मिली तो ऐड नहीं होती है, लेकिन अगर ये अदर देन गवर्नमेंट से, जैसे हमारी होल्डिंग कंपनी से मिल रही है और ये लिंक हो सप्लाई से, सप्लाई से लिंक हो तो ऐड होगी, अगर सप्लाई से लिंक नहीं है तो ऐड नहीं होगी, सप्लाई से लिंक नहीं है तो ऐड नहीं होगी। अब इसके बाद डिस्काउंट लेस होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने डिस्काउंट इस शर्त पे दिया था कि आप इतने दिन में पे कर दो, आपने नहीं पे किया, नहीं पे किया, तो आपसे इंटरेस्ट लेट फी रिकवर करते हैं या पेनल्टी के नाम से रिकवर करते हैं कि आप डिले कर रहे हैं। तो अगर आपने टाइम से नहीं पे किया तो जो डिस्काउंट दिया था वो भी वापस ले लिया, वो भी इसी में आ जाएगा कि वो पेनल्टी लगाई गई है, एक तरीके से आपसे डिलेड पेमेंट की पेनल्टी लगाई गई है और आपसे इंटरेस्ट भी लिया, तो ये यहीं पे आ जाएगा। कब टैक्सेबल होगा? जिस महीने में रिसीव किया, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट रिकवर किया जाता है या इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट रिकवर किया जाता है तो ये आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, जिस महीने में रिसीव किया उस महीने में टैक्सेबल हो जाएगा, उस महीने में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके लिए आपको, अगर आपको इसके लिए जीएसटी अलग से नहीं मिला है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो मानेंगे जीएसटी अलग से नहीं मिला, तो हम इन्हें इंक्लूडिंग जीएसटी मानेंगे और हम लगाएंगे फॉर्मूला जीएसटी निकालने के लिए वैल्यू इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो अगर 18% रेट है तो 18 डिवाइड बाय 118 कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ये हम बहुत बार बात कर चुके, यहां हम बताना चाहते हैं दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हम इनमें से अगर कोई प्रिंसिपल सप्लाई हो तो पूरी सप्लाई को हम क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल सप्लाई मान लेते हैं। तो अगर आपने मशीन की इंस्टॉलेशन करी है तो मशीन प्रिंसिपल सप्लाई है, मशीन के रेट पूरी वैल्यू पर लगा देंगे। और समझेंगे इसमें एक बात, क्या ये देखेंगे, सप्लायर ने बायर को मशीनरी बेची, वो कहता है मेरे को ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी चाहिए, मेरे को इंस्टॉलेशन की सर्विस भी चाहिए, मेरे को लोडिंग हैंडलिंग की सर्विस भी चाहिए। तो मशीन पे रेट लगता है 12%, ट्रांसपोर्ट पे रेट लगता है 5%, इंस्टॉलेशन अदर सर्विसेज लोडिंग हैंडलिंग सब सर्विसेज उन पे 18% लगता है। तो क्या करेंगे, ये जो है ना, ये क्या, ये जो मशीन है ना, मशीन ये प्रिंसिपल सप्लाई है, अगर इस पे रेट 12 है तो हम पूरे पे 12 लगा देंगे। ये जो बाकी सर्विसेज है ना, जो आपकी इंस्टॉलेशन की, ये हैंडलिंग लोडिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सब क्या मानी जाएंगी? ये एंसिलरी सप्लाई है, इनके रेट से फिर हमें मतलब नहीं है। हम जो मशीन का रेट होगा, गुड्स का रेट होगा, वो वाला रेट लगाएंगे पूरी की पूरी वैल्यू पर, पूरी की पूरी वैल्यू पर, ठीक है जी। बस इतनी नॉलेज के बाद चलते हैं हम आगे।
क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो 24, केस पेज नंबर 74 पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम पढ़ें जी। दमदम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड DEPL कहां की है? सूरत गुजरात की। ओके, DEPL सूरत गुजरात की है। A supplier of heavy machinery supplied a machine to Gulati manufacturer from its godown located in Mumbai, Maharashtra. गुजरात में हम कहां है गुजरात की कंपनी, लेकिन सप्लाई कहां से कर रही है? महाराष्ट्र से। बड़ी बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जो LOS लिया जाएगा वो गुजरात नहीं लिया जाएगा, LOS मुंबई महाराष्ट्र लिया जाएगा। गुड्स के केस में LOS की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, तो जहां से गुड्स की मूवमेंट होती है वही आपका LOS होगा। तो यहां मुंबई महाराष्ट्र आपका LOS होगा। कह रहा 1 जनवरी को यहां 64 लाख का ये मशीन हमने बेची है, 64 लाख की मशीन बेची है। गुलाटी मैन्युफैक्चरर का कॉर्पोरेट ऑफिस है न्यू दिल्ली में, लेकिन मशीन न्यू दिल्ली में नहीं पहुंचानी, मशीन को इंस्टॉल करना है इसके गुरुग्राम वाली यूनिट में। इंस्टॉलेशन के चार्जेस ये लिए जाएंगे। हाँ जी, ध्यान दीजिए, LOS महाराष्ट्र होगा या पहले निकाल चुके, लेकिन POS क्या होगा? हमें क्लाइंट दिल्ली वाला है, बिल बेशक हम दिल्ली के नाम से भेजे, लेकिन हम POS क्या लिखेंगे? जहां इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल कहां पे हो रहा है? गुरुग्राम में, तो POS होगा गुरुग्राम हरियाणा। POS होगा गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, POS होगा गुरुग्राम। तो इंस्टॉलेशन के पैसे इतने चार्ज कर रहे हैं, हैंडलिंग लोडिंग के इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, और हर मशीन के लिए DAPL को होल्डिंग कंपनी से सब्सिडी भी मिला करती है, ग्रांट भी मिला करती है। तो एक बार इतना हम लिख लेते हैं, इतना हम अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। DEPL दमदम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड DEPL सूरत गुजरात की है। मशीन की सप्लाई हुई है, गोडाउन लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, गोडाउन लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और गुलाटी मैन्युफैक्चर को इंस्टॉलेशन हुई है गुरुग्राम हरियाणा में, तो POS होगा हरियाणा। LOS होगा गोडाउन मुंबई महाराष्ट्र, LOS होगा महाराष्ट्र, और ये इंटर स्टेट सप्लाई है, IGST लगेगा इस पर। ओके, क्या इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हमारी वैल्यू में ऐड होगी? जी हाँ, ये वैल्यू में ऐड होगी, ये वैल्यू में ऐड होगी। ये 15(2)(c) में एनीथिंग एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एनीथिंग डन एट द टाइम और बिफोर सप्लाई वाली बात है। हैंडलिंग लोडिंग इंसिडेंटल एक्सपेंस है, ये भी ऐड होगा। ग्रांट अपनी होल्डिंग कंपनी से मिली है, इस मशीन के लिए मिली है, तो अदर देन गवर्नमेंट से मिली है, और ये इस मशीन की प्राइस को इफेक्ट भी कर रही है, इससे लिंक है इस मशीन की वैल्यू से, इसलिए इसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, इतना ही हमने पढ़ा था। अब चलते हैं आगे। इसे पूछा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीनरी टू कस्टमर प्रीमाइसेस इज अरेंज्ड बाय DEPL थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर GTA। हमने अरेंज करके दिया है गुलाटी मैन्युफैक्चरर को। गुलाटी मैन्युफैक्चरर एंटर्ड इनटू अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद GTA से गुलाटी मैन्युफैक्चरर खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और एंड पेड द फ्रेट ऑफ 50,000 डायरेक्टली टू इट। ध्यान दीजिए, ये जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस है हम नहीं रिकवर कर रहे उससे, ये ना ही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये 15(2)(b) में भी नहीं आएगा। 15(2)(b) में वो वाले खर्चे आते हैं जो सप्लायर की लायबिलिटी और रिसिपेंट ने इनकर करी हो, सप्लायर की लायबिलिटी नहीं है। DEPL को गुलाटी मैन्युफैक्चरर के प्लेस पर नहीं पहुंचाना था, गुलाटी मैन्युफैक्चरर खुद से ही अपना ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट कर रही है, खुद से पेमेंट कर रही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट हमारी इस वैल्यू में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, DEPL ने कैश डिस्काउंट दिया 2% का ऑन द प्राइस ऑफ मशीनरी एट द टाइम ऑफ सप्लाई सिंस गुलाटी मैन्युफैक्चरर एग्रीड टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। तो हमने 2% डिस्काउंट दे दिया क्योंकि इसने बोला था मैं 15 दिन में पेमेंट कर दूंगा। हमने लिख दिया नीचे कि इसको कैश डिस्काउंट हमने 2% दिया है ऑन द प्राइस ऑफ मशीन। प्राइस ऑफ मशीन कितनी थी जी? 64 लाख। तो 64 लाख का 2% हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो शुरू में तो अभी डिस्काउंट माइनस कर देंगे इस डिस्काउंट को, क्योंकि ये हमने दे दिया है। ओके, फिर ये कहता है आगे, however it was agreed that in case गुलाटी मैन्युफैक्चरर failed to make the payment, अगर गुलाटी मैन्युफैक्चरर ने पेमेंट नहीं करी within the stipulated time,
जितना समय 15 दिन का मिला है इतने समय में इसने पेमेंट नहीं करी तो DPL वुड रिकवर द डिस्काउंट गिवन। ये डिस्काउंट एक तो वापस ले लेंगे 2% जो आपको दिया था, इसके अलावा इंटरेस्ट भी लगाएंगे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू। हाँ जी, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम गुलाटी मैन्युफैक्चरर। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे उस अमाउंट पर लगाएंगे जो गुलाटी मैन्युफैक्चरर से मिलना है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे हम 64 लाख में इंस्टॉलेशन के अमाउंट को ऐड करेंगे, हैंडलिंग के अमाउंट को ऐड करेंगे और ग्रांट के अमाउंट को भी ऐड करेंगे। जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे डिस्काउंट माइनस करेंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट लगाने की बात आएगी कह रहा है जो गुलाटी से पेमेंट मिलनी थी, ये ग्रांट गुलाटी से नहीं मिलनी थी, तो हम सिर्फ 64 लाख 64 लाख प्लस ये इंस्टॉलेशन और ये हैंडलिंग लोडिंग चार्ज इसको ही ऐड करेंगे, हम ग्रांट को ऐड नहीं करेंगे, इन तीनों को ही ऐड करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। कब से कब तक का? टुवर्ड द मशीन फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सप्लाई। किस दिन सप्लाई करी थी जी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सप्लाई 1 जनवरी से टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट ये कब कर रहा है जी? ये गुलाटी मैन्युफैक्चर पेड द कंसेशन ऑन 31 मार्च, तो ये 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, तो 15 दिन में इसने पेमेंट नहीं करी। 1 जनवरी को हमने इसे मशीन दे दी थी, इसने 15 दिन में पेमेंट नहीं करी, तो इससे डिस्काउंट वापस ले लेंगे और इंटरेस्ट रिकवर करेंगे जो इससे अमाउंट ड्यू है, ग्रांट को हटाकर जो इससे अमाउंट ड्यू है उस पे 1% लगाएंगे 3 महीने का, क्योंकि 1% पर मंथ है या पार्ट ऑफ मंथ है, तो 3 महीने का, जन से मार्च तक का, जन से मार्च तक का 3 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट। तो नीचे लिख देते हैं डिस्काउंट इंटरेस्ट रिकवर कर दिया जाएगा क्योंकि पेमेंट उसने 31 मार्च को करी है, आफ्टर 15 डेज करी है, तो यहां पर ये इंटरेस्ट कितना लगेगा जी? ये 15 दिन के बाद फेल करता है तो डिस्काउंट रिकवर करेंगे और 1% पर मंथ। हाँ जी, डिस्काउंट कितना रिकवर होगा एक तो पहले ये निकाल लें, 64 लाख पर 2%, ये आपने डिस्काउंट दिया होगा कितना? 1,28,000, ये 64 लाख का 2%, यही वापस रिकवर करेंगे 1,28,000। और इंटरेस्ट जो लगेगा वो कब से लगेगा? जन टू मार्च तक का, 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने का। ठीक है, आइए और पढ़ लेते हैं। Since the payment was made after the stipulated period of 15 days, discount given was recovered by it and interest according charge. However, Gulati manufacturer refused to pay tax on interest and discount recovered. अगर ये क्वेश्चन साइलेंट होता तो भी सी इंस्टीट्यूट कहता है, ये वाली लाइन ना भी लिखी हो तब भी मानो इंटरेस्ट डिस्काउंट इंक्लूडिंग जीएसटी है। क्या कहना चाहता है कि उसने इंटरेस्ट और डिस्काउंट पर जीएसटी देने से मना कर दिया, तो हम इंटरेस्ट और डिस्काउंट को इंक्लूडिंग जीएसटी मानेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी मानेंगे। ओके, जीएसटी के रेट दे रखे हैं मशीन पर, हमें मशीन के रेट से ही मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन के रेट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस पे हमें देना ही नहीं कुछ, बायर देगा जो देगा, हमें क्या करना। अदर सर्विसेज के भी रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मशीन के रेट से मतलब है क्योंकि कंपोजिट सप्लाई थी। ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ओपनिंग बैलेंस निल है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। आइए जरा क्वेश्चन करें, तो हमने वही चिपका दिया। अब आते हैं, गुलाटी मैन्युफैक्चर ने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया था जीटीए के साथ में, वो खुद पे करेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द अबव केस सिनेरियो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए मशीनरी के लिए क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ जी हमने निकाला था प्लेस ऑफ सप्लाई, हमने प्लेस सप्लाई गुरुग्राम हरियाणा निकाला था जहां इंस्टॉलेशन हो रही है, और ये इंटरेस्टेड सप्लाई थी। एलओएस महाराष्ट्र का था, जहां इंस्टॉलेशन हो रही है ये गुरुग्राम हरियाणा, तो देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा हरियाणा और ये इंटरेस्टेड सप्लाई है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी लायबिलिटी निकाली है डीईपीएल की। हाँ जी, प्राइस ऑफ मशीन 64 लाख, इसमें हम इंस्टॉलेशन के पैसे ऐड करेंगे, इसके हम हैंडलिंग लोडिंग के पैसे ऐड करेंगे, इसमें हम जो ग्रांट मिली वो ऐड करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे, तो ये हमारा, इसने जन मंथ के लिए पूछा है, मार्च के लिए नहीं। मार्च में इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिकवर होगा, ध्यान रहे। तो अभी इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिकवर की कोई बात नहीं करेंगे, जन जन की बात कर रहे हैं। तो अब हम ये कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आया इस पे जीएसटी लगा देंगे 12%, ये हमारा जीएसटी आ गया, ये पूछा था इसने। नेक्स्ट
जीएसटी लायबिलिटी बताइए मार्च महीने की, तो हमने उससे रिकवर किया एक तो ये 1,28,000 ये डिस्काउंट रिकवर किया, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी मानना है इसको। और इसके अलावा 1% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पर लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा इन 3 पर, ग्रांट को नहीं ऐड करना। उसने बोला था इंटरेस्ट आपको लगाना है, जितना अमाउंट ड्यू है कस्टमर हमारा ये ग्रांट नहीं दे रहा, ये तो हमारे को हमारी होल्डिंग कंपनी से मिल रही थी, तो इन 3 को ऐड करेंगे, इस पे 1% इंटरेस्ट लगाएंगे 3 महीने का, ठीक है। 64,480 प्लस 160, तो देखेंगे 64 प्लस 480 प्लस 160 यह 70,40,000, इस पे 1% 3 महीने का, जैन से मार्च का ये 2,11,200, ठीक है जी। ये वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी माना जाएगा, क्योंकि उसने बोला था जीएसटी वो अलग से नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम जीएसटी कितने करेंगे 12/112 कर, ठीक है। तो उसने पूछा था जीएसटी लायबिलिटी बताइए, हमने बता दी है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मशीनरी हम पहले बता चुके हैं, कंपोजिट सप्लाई है। और इसका इंटरेस्ट कब टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट रिसीव जो हुआ है डिलीट पेमेंट वाला, जब रिसीव हुआ 31 मार्च को रिसीव हो रहा है, वो टाइम सप्लाई होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्रांट अगर ये गवर्नमेंट से मिली होती, बाकी सारी चीजें सेम होती, तो आप लायबिलिटी निकालिए जी, बस सब्सिडी को ऐड नहीं करना है, बाकी सब चीजें वही रहेंगी, ठीक है जी। जो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली, ये अगर गवर्नमेंट से मिली है तो इसका कुछ नहीं करना, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। मतलब हम 64 लाख प्लस 480 प्लस 160 ग्रांट ऐड नहीं करनी, माइनस 128, ये देखो यही लिखा हमने, 64 प्लस 480 प्लस 160 माइनस 128, इस पर 12% लगा देंगे। बस जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब आज की क्लास का आखिरी केस सिनेरियो 25 करना है हमें, तैयार हैं आप जी? ये टीसीएस पर केस सिनेरियो है, एक बार फटाफट से आप इसके केस सिनेरियो के क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ लीजिए, फिर हम करेंगे इसे। हाँ जी, पढ़ लिया। नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग टीसीएस बताइए जी। ओके, नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड, ये इको के थ्रू सामान बेचते हैं। इट इज assumed that secure word turnover doesn't exceed the threshold limit for obtaining registration under applicable GST law। तो फिर आपको बताना है इनमें से क्या रजिस्ट्रेशन उसे कराना है कि नहीं कराना। और एक कोई सेल रिटर्न की बात कर रहा है, बस। हाँ जी, मैं इसके लिए आपको थोड़ी सी पहले नॉलेज दे दूं, फिर मैं आपको चीजें याद दिला दूं। नॉलेज तो क्या, चीजें याद दिला दूं। केस सिनेरियो 25 करने जा रहे हैं हम, सुनेंगे, ध्यान देंगे। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जो भी ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को या प्लेटफॉर्म को, उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। Amazon, फ्लिपकार्ट, ये इको हैं, इनको मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को शॉर्ट में इको बोला करूंगा, इको, ईसीओ, ठीक है। Amazon एंड फ्लिपकार्ट ये इको हैं, क्यों? क्योंकि सेलर सप्लायर्स इस इको के थ्रू माल बेच रहे हैं।
ये क्या कर रहा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ये एक ओन मैनेज ऑपरेट कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म को, जिसके थ्रू लोग सामान बेच रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म को, एक पोर्टल को मैनेज कर रहे हैं जिसके थ्रू लोग सामान बेच रहे हैं। अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट अपने पोर्टल से खुद का सामान बेचने लग जाए, क्या तब भी यही को रहेगा? जी हाँ, क्योंकि ये ओन मैनेज ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब ये हुआ, कोई अगर XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये अपनी वेबसाइट से अपना सामान बेचती है तो ये भी इको है। जी हाँ, क्योंकि ये ऑन मैनेज ऑपरेट कर रही है उस प्लेटफॉर्म को जिसके थ्रू गुड्स बेचा करते हैं। तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपकी वेबसाइट है, पोर्टल है, या आप किसी और की वेबसाइट पोर्टल के थ्रू आप सामान बेच रहे हैं, तो आप जो ये प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा है वो है ECO, इको। ओके, अब आगे सुनिए। अगर आप गुड्स की सप्लाई इको के थ्रू करते हैं, तो जो गुड्स की सप्लाई इस इको के थ्रू कर रहा है, जिसे TCS कलेक्ट करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर आप गुड्स की सप्लाई ECO के थ्रू कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन, सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सेक्शन 24 ऐसा कहता है। सेक्शन 24 में 12 केसेस हैं जहां रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। उसमें से एक केस ये है कि अगर आप इको के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। क्या इको को भी रजिस्ट्रेशन कराना है? जी हाँ, क्योंकि उसे TCS कलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसे TCS कलेक्ट करना है। तो इसे मैं दिखा देता हूं आपको, यहां देखेंगे। मिस्टर ए अमेजोन के थ्रू सामान बेच रहा है। अमेजोन के वेबसाइट पर, पोर्टल पर इसका नाम लिस्ट होगा। मिस्टर ए दिख रहा होगा इसके। अमेजोन इसके लिए लिस्टिंग फी चार्ज करता है। अमेजोन जिन भी सेलर्स को अपने पोर्टल पर दिखाता है, लिस्ट करता है, उनसे लिस्टिंग फी चार्ज किया करता है। उस लिस्टिंग फी पर GST लगेगा। जी हाँ, अमेजोन को खुद से देना होगा, वो तो उसकी वो फॉरवर्ड चार्ज वाली दी गई सर्विस है। तो सेक्शन 12(2) में उसका POS निकालेंगे, अमेजोन को लिस्टिंग फी पे खुद से GST देना होगा। चलो आगे देखते हैं। मिस्टर ए अमेजोन के थ्रू गुड्स बेच रहा है, तो इसके पोर्टल पर ये लिस्ट है। मिस्टर ए चूंकि अमेजोन के थ्रू गुड्स बेच रहा है, क्या मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना है? आंसर इज यस, इसे रजिस्ट्रेशन कराना है। सेक्शन 24 कहता है अगर आप गुड्स बेच रहे हैं इको के थ्रू, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन, क्या अमेजोन को रजिस्ट्रेशन कराना है? जी हाँ, क्योंकि इसे TCS कलेक्ट करना है 1%, 0.5 CGST, 0.5 GST, तो इसे भी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सेक्शन 24 में इन दोनों का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लिखा हुआ है। मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना है क्योंकि गुड्स इको के थ्रू बेच रहा है। अब मिस्टर ए ने मिस पी को सामान बेचा। मिस पी ने अमेजोन की वेबसाइट पर, पोर्टल पर ऑर्डर दिया, पैसे भी दे दिए। अब अमेजोन क्या करेगा? इसको बोल देगा भाई अपना तेरे एक ऑर्डर आया हुआ है, इसको फोन का ऑर्डर आया हुआ, भेज उसको, फटाफट से भेज उसके पास में। तो मिस्टर ए इनवॉइस बनाएगा और ये पी के नाम का इनवॉइस बनाएगा। चूंकि मिस्टर ए दिल्ली का है, मिस पी दिल्ली की है, ये दोनों दिल्ली के हैं, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। 10(1)A गुड्स की मूवमेंट कहां पर हो रही है? विद इन दिल्ली, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो यहां पर CGST और HGST लगा देगा। अमेजोन जब मिस्टर ए को पेमेंट करेगा तो 1% TCS काट लेगा। अमेजोन को भी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो TCS काट लेगा 0.5 CGST, 0.5 SGST। किस पर? इस गुड्स की वैल्यू पर। 10,000 का फोन था तो 10,000 पर 0.5%, 10,000 पर 0.5% CGST और HGST। एक और देखें। अब इंटरस्टेट सप्लाई है। मिस्टर ए दिल्ली का अमेजोन के थ्रू गुड्स बेच रहा है, तो इसे रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर इंट्रा ऐसा कोई मतलब नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। अमेजोन को रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है? क्योंकि इसे TCS कलेक्ट करना है। अब मिस्टर ए दिल्ली का है, मिस पी राजस्थान की है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है। तो अब ये बिल जो मिस्टर ए बनाएगा, इस पर IGST चार्ज करेगा। और अमेजोन भी जो TCS कलेक्ट करेगा मिस्टर ए से, वो 1% IGST वाला TCS कलेक्ट करेगा। अब मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मिस्टर ए जब अपना GST जमा कराएगा, कहेगा मेरा 1% तो ऑलरेडी जमा होगा गवर्नमेंट आपके पास में। जो ये TCS कलेक्ट करती है, कौन? TCS ये कलेक्ट करता है, अमेजोन ये जमा करा देगा।
ये 1% जो इसने टीसीएस काटा, भाई हमारा ही काटा है ना। भाई मान लीजिए इस प्रोडक्ट पर रेट कितना था, 12% था, तो 1% मेरा जमा हो गया, मेरे को 11% और जमा कराना है। मैंने जो अमेज़न के थ्रू जो गुड्स बेचे हैं 1% मेरा टीसीएस काट के उसने जमा करा दिया है, अब मेरे को 11% और जमा कराना है, ठीक है। तो 1% जो उसने टीसीएस काट के जमा कराया होगा वो मेरे कैश लेजर में आ जाएगा, वो मेरे कैश लेजर में आ जाएगा। तो जब मैं जमा कराऊंगा वो जो 1% कैश लेजर में आया होगा वो मैं लेस करूंगा ना, कैश लेजर में है उसको मैं यूज कर लूंगा जी। चलिए अब इसके बाद आगे सुनिए जरा, वापस मैं उस चार्ट पे आता हूं। तो अगर गुड्स की सप्लाई हम इको के थ्रू कर रहे हैं तो हम कस्टमर के पास बिल भेजते हैं, जो इको के थ्रू सामान बेच रहा है वो बिल भेजता है उसके पास में आईजीएसटी या सीजीएसटी जीएसटी लगाकर, और इको क्या करता है, टीसीएस कलेक्ट कर लेता है। फिर एक चीज और मैं बता दूं, क्या अगर आप सर्विस की सप्लाई इको के थ्रू करते हैं, सर्विस की सप्लाई इको के थ्रू करते हैं, 3 सर्विसेज के लिए इको खुद से जीएसटी देगा, 3 सर्विसेज के लिए इको खुद से जीएसटी देगा, 3 सर्विसेज के लिए इको खुद से जीएसटी देगा, इको ही रजिस्ट्रेशन कराएगा। याद हो कल हमने इस पे केस सिनेरियो किया था, ये 95 सीजीएसटी का, आईजीएसटी का 55 में 3 सर्विसेज नोटिफाइड है उनकी बात कर रहा है। एक बार मैं याद दिला दूं आपको, एक बार मैं आपको याद दिला दूं। कौन सी वो 3 सर्विस थी, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस उबर के थ्रू दी है, उबर के थ्रू दिया तो यहां पर उबर ओला इनको ही जीएसटी देना होता था, या आपने होटल रूम बुकिंग की सर्विस ये इको के थ्रू दी है तो यहां पर ये ट्रेवेगो इको था, ट्रेवेगो को ही जीएसटी देना होता था, और अगर आपने प्लम्बर कारपेंटर वाली सर्विस अर्बन क्लैप ये इको के थ्रू दी है तो इसके लिए इसे ही अर्बन क्लैप को ही जीएसटी देना होता था, इसको ही जीएसटी देना होता था। ये 3 सर्विसेज के लिए इको को ही जीएसटी देना है। अब 3 सर्विसेज के अलावा, जरा 3 सर्विसेज के अलावा अगर हम बात करें, हाँ जी ये 3 सर्विस में तो इको का जीएसटी है, 3 सर्विस के अलावा अगर आप इको के थ्रू देते हैं तो फिर वो गुड्स जैसी ही कहानी है, सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराएगा, इको टीसीएस काटेगा, वही सेम कहानी है, लेकिन एक डिफरेंस है वो इसमें सर्विस में, वो क्या, वो हालांकि हमारे इस क्वेश्चन में यूज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वो डिफरेंस ये कि आप सर्विस इको के थ्रू दे रहे हैं तो आपको सप्लायर को रजिस्ट्रेशन तब कराना है जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाए। आपकी लिमिट 10 लाख या 20 लाख जो भी सर्विस के केस में एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन की, जब वो क्रॉस कर जाए तो कराना है। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता, गुड्स के केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है, यहां थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखते। सर्विस के केस में जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा फिर आपको जीएसटी चार्ज करना ही है, फिर आपको जीएसटी जमा कराना ही है, ठीक है, जीएसटी चार्ज करना ही है और जीएसटी जमा कराना ही है, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई जी। तो अब इसके बाद एक दो बातें और सुन लीजिए, क्या टीसीएस का रेट क्या है, 1% आईजीएसटी, 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। ये इको किस पर टीसीएस काटेगा, नेट वैल्यू के ऊपर में, और वो भी तभी काटेगा, तभी कलेक्ट करेगा जब इको ने कंसीडरेशन कलेक्ट किया होगा। जब पैसा इको ने, अमेज़न ने कलेक्ट किया तो ही वो आपसे 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। किसका, नेट वैल्यू का। नो, नेट वैल्यू का मीनिंग क्या है, नेट वैल्यू का मीनिंग है सेल रिटर्न अगर कोई है तो माइनस कर लेना, उस महीने में, जिस महीने में टीसीएस काटना है उस महीने में जितना भी माल बिका, जितना भी माल बिका है, अमेज़न जब टीसीएस काट रही है तो मिस्टर ए उसके थ्रू सामान बेच रहा था, मिस्टर ए का जितना भी सामान बेचा उसमें से उसकी अगर कोई सेल रिटर्न आई है तो लेस कर देगा, और अगर कोई 95 वाली 3 सर्विसेज हैं उसे भी लेस कर देगा। अगर 95 वाली 3 सर्विसेज वो दे रहा उसके थ्रू तो वो भी लेस कर देगा। तो सेल रिटर्न माइनस करनी है, ये नेट वैल्यू आ गई, इसका 1% वो टीसीएस काटेगा, ठीक है, इसका 1% वो टीसीएस काटेगा। इको का मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ जी, सेक्शन 12(2) जनरल रूल क्या बोलता है, अगर आपने सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो भी हम एलओआर ले रहे हैं, लेकिन अगर उसका एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में नहीं है तो हम सप्लायर की लोकेशन ले रहे हैं। अब इस पे एक एग्जांपल सुनिए, अमेज़न ने लिस्टिंग फी ली है
इन्फोकॉम लिमिटेड से। यह हमारे क्वेश्चन में अमेजोन की जगह वो वर्ड है स्टार कार्ड। अमेजोन की जगह जो वर्ड है वो है स्टार कार्ड, ठीक है। तो एक सेलर इसकी वेबसाइट पर लिस्ट हुआ, उससे हमने लिस्टिंग फी ली, इसके लिए हमें पीएस निकालना है, पीएस निकालना है। हाँ जी, तो हमें इसके लिए पीएस क्या देखना होगा जी, ये इन्फोकॉम रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस जहां का है वो पीएस लिया जाएगा। अगर ये इन्फोकॉम रजिस्टर्ड है, यूपी का है, तो पीएस हो जाएगा यूपी, पीएस हो जाएगा यूपी। और स्टार कार्ड ये इको है, इको दिल्ली का है, एलओएस हो गया दिल्ली, पीएस हो गया यूपी, ये इंटरेस्टेड सप्लाई हो गई, ठीक है। और सुनेंगे एक सिक्योर वर्ड और है सेलर, जो स्टार कार्ड इको, इको के यहां पर लिस्ट है, इससे भी हमने लिस्टिंग फी ली है। ये कहां का है, सिक्योर वर्ड गुजरात का है, तो पीएस क्या हो जाएगा, गुजरात, क्योंकि हम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, तो पीएस क्या हो जाएगा, गुजरात, पीएस क्या हो जाएगा, गुजरात। तो ये सेक्शन 12(2) लगेगा, 12(2) लगेगा इसके पीएस निकालने के लिए, लिस्टिंग फी निकालने के लिए। तो हम रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस देखा जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक और सेक्शन 10(1)(a), प्लेस सप्लाई क्या लेते हैं, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हुई। तो अब सामान बेच रहा है, मान लीजिए एस लिमिटेड, जो भी बंदे पोर्टल पर लिस्ट हैं वो सामान बेचेंगे, तो सामान बेचेंगे, मान लीजिए सप्लायर है दिल्ली का, और उसे गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी राजस्थान में, गुड्स यहां पहुंचाने हैं, कहां पहुंचाने हैं, एक्स लिमिटेड के यहां पहुंचाने हैं, मूवमेंट कंप्लीट, डिलीवरी टर्मिनेट कहां होगी, राजस्थान में। व्हाट विल बी द पीओएस, पीओएस होगा राजस्थान। तो ये कौन सी सप्लाई होगी, एलओएस हो गया दिल्ली, पीओएस हो गया राजस्थान, ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होगी, ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होगी, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, लास्ट की बड़ा पॉइंट, आईजीएसटी का सबसे पहले हम क्रेडिट यूज करते हैं, पहले आईजीएसटी के लिए बचा तो सीजीएसटी, एचजीएसटी, किसी के लिए भी इन एनी रेशियो, इन एनी ऑर्डर, सबसे पहले आईजीएसटी को खत्म कर देना है, फिर इसके बाद सीजीएसटी को टच करेंगे, सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी के लिए, बचा तो आईजीएसटी के लिए, फिर एचजीएसटी का क्रेडिट टच करेंगे, पहले एचजीएसटी के लिए, बचा तो आईजीएसटी के लिए, ठीक है जी। बस इतनी नॉलेज के बाद अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन। केस सिनेरियो 25, पहले इसका चार्ट बनाएंगे और फिर करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे। स्टारकार्ट लिमिटेड owns and operates a web portal in the name of स्टारकार्ट। स्टारकार्ट लिमिटेड ये इको है, ऑन ऑपरेट कर रही है वेब पोर्टल को, जी हाँ ये है इको, रजिस्टर्ड विद जीएसटी अथॉरिटी इन दिल्ली। ओह लिख ही दिया, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इको की तरह रजिस्टर्ड भी है, एंड इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और इसे टीसीएस कलेक्ट करना भी बनता है। तो इसने खुद ही लिख दिया, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, ये इको है। ओके, कहां रजिस्टर्ड है जी, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ओके, स्टारकार्ट प्रोवाइड लिस्टिंग सर्विस टू वेरियस सेलर्स, कई लोग इसके थ्रू सेलर सामान बेच सकते हैं, तो उसके लिए लिस्टिंग फी चार्ज करेगा फॉर सेलिंग द गुड्स टू अल्टीमेट कस्टमर। बिसाइड दिस स्टारकार्ट आल्सो सेल्स इट्स ओन, ओहो ओहो ओहो, इसके थ्रू लोग सामान बेचते हैं या अपना भी सामान बेचा करता है अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो आइए इतना पहले चार्ट में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया स्टारकार्ट ये ऑपरेट करता है वेब पोर्टल, ये इको की तरह रजिस्टर्ड है दिल्ली में, ये खुद का भी सामान बेचता है और अदर सप्लायर भी इको के थ्रू सामान बेचा करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर द लिस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेलर स्टारकार्ट चार्जेस अ लिस्टिंग फी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द सेलर इन अ पर्टिकुलर मंथ। लिस्टिंग फी चार्ज करता है 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द सेलर इन अ पर्टिकुलर मंथ। उस सेलर ने इको के थ्रू जितना अपना सामान बेचा होता है उसका 10% हम उससे लिस्टिंग फी चार्ज करते हैं। लिस्टिंग फी इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिटर्न ऑफ सेल रिटर्न। अगर जो सेलर ने इको के थ्रू, स्टारकार्ट के थ्रू सामान बेचा है, वो अगर सेल रिटर्न भी हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार सेल हुआ था ना, उस सेल का हम उससे 10% लिस्टिंग फी लेंगे। कस्टमर कैन चूज फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ गुड्स लिस्टेड ऑन वेब पोर्टल एंड प्लेस ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। आइए इतना लिख लेते हैं पहले। अब ये आगे बताएगा, दो सेलर हैं जो इसके ऊपर लिस्ट है। ये सेलर इन्फोकॉम यूपी का, इसने इस महीने 60,000 की सेल करी है, तो इस
60,000 का 10% इससे लिस्टिंग फी ली जाएगी, लिस्टिंग फी ली जाएगी। अब इररेस्पेक्टिव कि ये इसकी सेल, कुछ सेल रिटर्न आ भी गई, हालांकि इसमें बाद में बताएगा सेल रिटर्न आई भी है, तो इसमें सेल रिटर्न आई है, इससे मतलब नहीं है। एक बार सेल हुई थी ना 60,000 की, तो इस महीने की 60,000 का हम 10% उससे लिस्टिंग फी लेंगे। ऐसे हम सिक्योर वर्ल्ड के थ्रू, सिक्योर वर्ल्ड ने जो इको के थ्रू सामान बेचा वो 1 लाख का बेचा, तो 1 लाख का 10% उससे हम लिस्टिंग फी लेंगे। ये इररिलेवेंट है कि वो सेल रिटर्न होती है कि नहीं होती। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। The payment is made by the customer through the payment gateway, online mode only. पेमेंट स्टार कार्ड ही रिसीव कर रहा तो ही टीसीएस की बात आएगी, क्योंकि पेमेंट उसी को कलेक्ट करनी है, तभी टीसीएस की बात आती है। At the time of monthly settlement, StarCart make the payment to sellers after registering TCS. वो TCS काट लेता है, बाकी पेमेंट किया करता है। The invoice for goods sold on StarCart is issued by the seller in the name of customer and tax is charged on the basis of location of seller and customer. A इस इको के थ्रू, स्टार कार्ड के थ्रू अगर सामान बेच रहा है तो मिस्टर ए ही इनवॉइस इशू करता है और मिस्टर ए और कस्टमर के लोकेशन के बेसिस पर पीओएस डिटरमाइन होता है। ये नहीं भी बताता तब भी तो हमें यही करना था, इसने बताकर कोई एहसान किया तो हमें ये पहले से ही पता था। गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली बाय द सेलर टू द कस्टमर एंड देयर इज नो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ शिपिंग द गुड्स ऑन स्टार कार्ड फॉर थर्ड पार्टी सेलर। गुड्स डायरेक्टली सेलर के द्वारा कस्टमर को भेजा जाता है, यहां पर शिपिंग की रिस्पांसिबिलिटी इसकी नहीं है, ये सेलर खुद ही भेजेगा। ओके, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर गुड्स रिटर्न हुए बाय द कस्टमर, द शिपिंग इज अरेंज्ड बाय स्टार कार्ड। ये वहां से उठाने का काम स्टार कार्ड का है, इको का ही है। इसके लिए ये 20% चार्ज करेगा गुड्स रिटर्न एज कैंसिलेशन चार्जेस एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट टू कस्टमर। कस्टमर से 20% चार्ज करेगा, गुड्स की वैल्यू का 20% उससे कैंसिलेशन चार्जेस ले लेगा। इस फर्दर 10% of value of goods returned is collected from the seller by StarCard as handling charges for return of goods. तो 20% कस्टमर से कैंसिलेशन चार्जेस, 10% सेलर से अगर सेल रिटर्न हुई तो लिख लेते हैं हम ये। अगर सेल रिटर्न हुई तो उस केस में कैंसिलेशन चार्जेस कस्टमर से ले जाएंगे 20% ऑफ वैल्यू और हैंडलिंग चार्जेस सेलर से ले जाएंगे 10% ऑफ वैल्यू। हमने लिख लिया जी। ओके, आगे चलते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी मंथ में पुलकित, अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, पुलकित जो कि राजस्थान का है, इसने ये परचेज किए हैं फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम स्टार कार्ड, स्टार कार्ड से परचेज किए हैं। लैपटॉप हैविंग अ वैल्यू ऑफ 50,000 एंड अ प्रिंटर हैविंग अ वैल्यू ऑफ 10,000, बोथ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय इन्फोकॉम लिमिटेड, अ सेलर लिस्टेड ऑन स्टार कार्ड एंड रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी इन द स्टेट ऑफ यूपी। हाँ जी, दो चीजें परचेज करी है, लैपटॉप 50,000 का, प्रिंटर 10,000 का। किससे परचेज किया है? इन्फोकॉम लिमिटेड से। ये इन्फोकॉम कौन है? इस स्टार कार्ड के पोर्टल पर लिस्ट है, तो मतलब स्टार कार्ड के थ्रू ये सामान बेचा गया, तो हम लिख लेते हैं। तो इस इन्फोकॉम जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है, इसने लैपटॉप बेचा है और प्रिंटर बेचा है। किसको बेचा है? टू पुलकित। हमने लिख लिया, टू पुलकित राजस्थान का, इसको बेचा है। ठीक है जी, ओके। और आगे देख लेते हैं। मोबाइल फोन हैविंग अ वैल्यू ऑफ 30,000 सोल्ड बाय स्टार कार्ड इन इट्स ओन कैपेसिटी। मोबाइल फोन इसने खुद की कैपेसिटी में बेचा है, तो मोबाइल फोन का हमने यहां लिख लिया, गुड सोल्ड बाय हिमसेल्फ, तो इधर लिख दिया हमने। ये मोबाइल फोन उसने खुद का अपना ही बेचा है पुलकित राजस्थान को, हमने ये लिख दिया। अच्छा जी, फिर इसके बाद सीसीटीवी कैमरा हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 लाख सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड लिस्टेड ऑन स्टार कार्ड। ये भी सेलर इको स्टार कार्ड के थ्रू बेच रहा है, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो हमने लिख दिया ये पुलकित ने परचेज किया है, तो इसने सिक्योर वर्ल्ड, ये इस स्टार कार्ड पर लिस्ट है, इसने 1 लाख का सामान बेचा है पुलकित राजस्थान को। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल द अमाउंट गिवन एक्सक्लूसिव जीएसटी, कोई ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का नहीं है, नील है ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का, कोई अदर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। बस जी, ये डिटेल है, ये सीजीएसटी जीएसटी के रेट है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। बस जी, खत्म कहानी। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कितना ही सरल और मस्त चार्ट बन गया है, कितना आसान होगा इससे इस क्वेश्चन को करना। स्टार कार्ड लिमिटेड ये इको है, ये खुद का सामान बेचती है, इसने पुलकित को 30,000 का सामान बेचा है। लोग इसके थ्रू सामान, सप्लायर इसके थ्रू सामान बेचते हैं, 2 सप्लायर ने इसके थ्रू सामान बेचा है। इन्फोकॉम यूपी में रजिस्टर्ड है, इसने पुलकित राजस्थान को 60,000 का सामान बेचा है। सिक्योर वर्ल्ड गुजरात में रजिस्टर्ड है, इसने सीसीटीवी कैमरा पुलकित राजस्थान को बेचा 1 लाख का।
तो अब इसने बोला था जितना सामान इसने बेचा इस महीने में इसका 10%, 60,000 का 10% ये लिस्टिंग फी ले लेगा। और सिक्योर वर्ड ने 1 लाख का सामान बेचा, 1 लाख का 10% ये लिस्टिंग फी ले लेगा। भाई जी इतनी कहानी है। अब देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है इंक्लूडिंग टीसीएस आफ्टर सेटअप ऑफ क्रेडिट इफ एनी ऑफ स्टार कार्ड लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हमें किसके लिए निकालना है? स्टार कार्ड के लिए निकालना है। इसकी नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। जरा देखो इसकी इनकम क्या क्या है। एक तो इसने ये मोबाइल बेचा है ना, इस पे इसे जीएसटी देना होगा क्योंकि ये दिल्ली का है, ये राजस्थान का, ये इंटरेस्टेड सप्लाई होगी, इस पर आईजीएसटी लगा देंगे 18%। ठीक है, 5400 हो जाएगा। इसके अलावा इको का और देखें, और क्या इनकम है जी? इसकी और इनकम है ये लिस्टिंग फी, और हमने 12.2 में निकाला था पीएसओ का रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस। तो यहां पर दिल्ली और ये यूपी, ये इंटरेस्टेड सप्लाई है, रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस देखेंगे 12.2 के हिसाब से लिस्टिंग फी के लिए जी। तो इस 6000 पर 18% लगाएंगे, इस 6000 पर 18% लगाएंगे। ठीक है, और ये लिस्टिंग फी 10,000 थी, इस पर भी आप 18% लगाएंगे। तो जो इसकी आउटवर्ड सप्लाई है, एक तो ये है और दो ये है, तो 30,000 पर 18%, 60,000 पर 18% और ये 10,000 पर 18%। एक बार ये लगा दें फिर यहां पे वापस आएंगे। 30,000 पर 18%, ये आईजीएसटी 5400, फिर 6,000 पर 18% और फिर 1,000 नहीं 10,000 था ना, ये 10,000 है, 10,000 पर 18%, 1800 ये आ गया। ये इसकी फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी आ गई। अब टीसीएस वाली, जो इसे 1% टीसीएस कलेक्ट करना था, वो क्या करना था जी? 1% टीसीएस की बात करें, जो ये 60,000 का सामान बेचा है इसका 1% टीसीएस कलेक्ट कर लेगा ये, और ये 1 लाख का सामान बेचा है इसका 1% टीसीएस कलेक्ट कर लेगा जी। तो 60,000 पर 1% टीसीएस। अब टीसीएस वाला अमाउंट लिख रहे हैं, टीसीएस वाला, टीसीएस आईजीएसटी 600, 60,000 पर 1% और टीसीएस आईजीएसटी 1 लाख पर 1%, 1,000। भाई इसको टोटल कर लेगी, आ गया 9880। कोई आईटीसी था नहीं, तो ये हमारी 9880 ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है नेट टैक्स लायबिलिटी बताइए इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आओ जरा इन्फोकॉम लिमिटेड और सिक्योर वर्ल्ड की बताएं। इन्फोकॉम लिमिटेड की, हाँ जी, नेट टैक्स लायबिलिटी, इसने बोला नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट इफ एनी। अब इसमें टीसीएस लेस करना है कि नहीं करना है वो इसने लिखा नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी कम है। इसमें लिखना चाहिए था इसको कि हमने सेट ऑफ आपको कैश लेजर वाला भी, मतलब जो आपका टीसीएस है उसे भी लेस करके बताना है। अच्छा, तो इन्फोकॉम ने जो सेल करी है 60,000 की, इस 60,000 पर इसे क्या करना होगा? 18% देना होगा। 60,000 की जो सेल करी है इस पर 18% देना होगा, इस 60,000 पर 60,000 पर 18% देना होगा। अब इसका आईटीसी क्या है? जो ये लिस्टिंग फी इसको दी 6,000 की, इस पर 18%, ये इसकी इनपुट सर्विस हो जाएगी। भाई इन्फोकॉम के लिए लिस्टिंग फी का आईटीसी मिलेगा ना इसको जी, लिस्टिंग फी का इसको आईटीसी मिलेगा, वो हम माइनस करेंगे। और इसके अलावा जो टीसीएस का अमाउंट होगा वो माइनस करेंगे। तो देखेंगे हम पहले निकाल रहे हैं इन्फोकॉम के लिए, तो इन्फोकॉम के लिए 60,000 पर 18% जो सेल करी, और जो लिस्टिंग फी दी ये आईटीसी मिलेगा इसका 6,000 पर 18%, इसका आईटीसी मिलेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी आ गई 9720। इसके अलावा हमारा टीसीएस जो कटा था 1%, वो हमारे कैश लेजर में आया होगा। जो टीसीएस बैलेंस था हमारा कैश लेजर में आया होगा, टीसीएस आईजीएसटी वो 600, 1% ऑफ 60,000, ये हम माइनस करेंगे तो 9120 हमारी लायबिलिटी आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसके लिए सिक्योर वर्ड के लिए निकालेंगे। सिक्योर वर्ड के लिए इसकी सेल है 1 लाख की, तो 1 लाख पर 18% 18,000,
एनसी ये जो 10,000 लिस्टिंग फी दिया है इसका क्रेडिट मिलेगा, और कैश लेजर वाला माइनस करना है, टीसीएस वाला माइनस करना है। तो 1 लाख पर 18%, 18,000, 18,000, ठीक है जी। 1 लाख पर 18%, 18,000। इसमें से हमारा जो लिस्टिंग फी पर टीसीएस है, लिस्टिंग फी पर जो आईटीसी है वो माइनस करेंगे, 10,000 पर 1,800 माइनस करेंगे। ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी आ गया। इसके अलावा जो हमारा 1% टीसीएस कटा था, 1 लाख का 1%, 1,000, ये माइनस करेंगे तो ये 15,200 आ गया। ठीक है, तो यही हमसे उसने पूछा हुआ था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे इन केस इट इज अज्यूम द सिक्योर वर्ड टर्नओवर डजंट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर एप्लीकेबल जीएसटी लॉ। भाई ये गुड्स बेच रहा है इको के थ्रू, ये सर्विस नहीं दे रहा, थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई मतलब नहीं है। अगर ये सर्विस देता होता इको के थ्रू तो हम थ्रेशोल्ड लिमिट देखते। ये गुड्स की सप्लाई कर रहा है इको के थ्रू, तो इसे ऑब्टेन करना है रजिस्ट्रेशन, इसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एंड एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको टैक्सेबल सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करना ही होगा और देना ही होगा। ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाई जो आप कर रहे हैं फिर उस पर जीएसटी देना ही होगा। नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25.4 देखेंगे। कह रहा है assuming that Pulkit returns the printer purchase from Infocom Limited for the month of Jan। पुलकित ने जो प्रिंटर परचेज किया था, कितने का परचेज किया था? पुलकित ने प्रिंटर परचेज किया था 10,000 का, ये इसने वापस कर दिया, ये इसने वापस कर दिया। मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये वापस कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। टीसीएस की अगर हम बात करें, वैसे तो आप टीसीएस 60,000 पर 1% दे रहे थे, लेकिन अब किस पे करोगे? 50,000 पर, क्योंकि ये सेम मंथ में अगर रिटर्न हो गया तो फिर आपको टीसीएस 60,000 पे नहीं लगाना, सेल रिटर्न माइनस करनी है। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो कह रहा है कि इसने पुलकित ने मान लीजिए जनवरी मंथ में अपना प्रिंटर जो है वापस कर दिया। स्टार कार्ड 20% अब चार्ज करेगी प्रिंटर के एज कैंसिलेशन चार्जेस पुलकित से, एंड 10% लेगी हैंडलिंग चार्जेस सेलर से। तो ये वाली इनकम हो गई इसकी जी। तो आप नेट टैक्स लायबिलिटी बताइए प्लस टीसीएस बताइए। हाँ जी, अब किसके लिए बताना है जी हमें? ऑफ स्टार कार्ड इन सच सिनेरियो फॉर द मंथ ऑफ जन। हमें स्टार कार्ड के लिए बताना है, मतलब हमें किसके लिए बताना है? स्टार कार्ड मतलब इको के लिए बताना है। किसके लिए बताना है जी? हमें स्टार कार्ड के लिए बताना है। तो स्टार कार्ड की जो उसने खुद गुड्स बेचे थे, एक तो इस पे आईजीएसटी देना है इसको 5400, 30,000 पे 18% देना है। ठीक है, इसके अलावा जो लिस्टिंग फी है वो तो इसको यही मिलती रहेगी। जी हाँ, यही मिलती रहेगी, सेल रिटर्न से कोई मतलब ही नहीं था। तो एक तो इसको 30,000 पे 18% देना है, और ये 6,000 पर 18% देना है, 6,000 पर 18% देना है। और इसके अलावा जो लिस्टिंग फी इससे मिली थी दूसरे सेलर से, 10,000 पर 18% देना है, 10,000 पर 18% देना है। ठीक है, तो पहले एक बार इतना लिख लेते हैं, 30,000 पर 18%, 6,000 पर 18% और 10,000 पर 18%। तो देखेंगे 30,000 पर 18% 5400, 10,000 ये 6,000 पर 18% इन्फोकॉम वाला, और ये 10,000, ये 1,000 नहीं 10,000 आएगा, 10,000 पर 18% 1,800। अब आते हैं कैंसिलेशन चार्जेस पर। जो कैंसिलेशन चार्जेस है, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, कैलकुलेशन तो सही है, ये लिखा गलत हुआ है। ये जो आपका प्रिंटर था 10,000 का था, प्रिंटर 10,000 का था। ठीक है, तो अब जो प्रिंटर 10,000 का था वो वापस आ रहा है। तो 10,000 पर 20% किससे ले लेंगे? ये ले लेंगे बायर से, और 10,000 पर 10% ये किससे ले लेंगे? ये सेलर से ले लेंगे। तो यहां पर लिखना है 10,000 का 20%, ये 10,000 का 20%, 10,000 का 20%, 2,000 का 18% जीएसटी, ये 360 ये देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेलर से हैंडलिंग चार्जेस लिए हैं वो 10% लिए हैं, 10,000 का 10% इंटू में 18%, ये 180 जीएसटी बना। अब जो टीसीएस होगा वो किस पर होगा? वो 50,000 पर होगा, क्योंकि जो सेल रिटर्न आ गई वो माइनस कर देते हैं। 60,000 की सेल में से 10,000 ये सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं, तो 50,000 पर 1% 500। और जो टीसीएस आपका सिक्योर वर्ड वाला बनता था 1 लाख पर 1%, भाई जी ये टोटल आ जाएगा।
10,320। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बाकी केस सिनेरियो लास्ट क्लास हम लगाएंगे और उसमें हम सारे कंप्लीट करेंगे केस सिनेरियो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय जी।